Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yes, this is me, Nabis Fatima. I am a clinical psychologist. इसके अलावा मैं लाइफ कोच हूँ and I am an NLP practitioner as well. So आज का जो हमारा टॉपिक है that is about emotions. हमारे जज्बात इंसानों के emotions इंसानों के जज्बात के बारे में है. तो we'll see इंशाल्लाह मैं आज कोशिश करूँगी कि I will make it easy for you guys to understand the basics of emotions कि emotions होते क्या हैं एंड देन इस इन इमोशंस के साथ एक इनके इमोशंस हर इंसान जो है वो फेस कर रहा है, फील कर रहा है, उसको डील करना है उसको पूरी ज़िंदगी में। लेकिन अगर हमें इसके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होगी, अगर हमें इसके बारे में ज़्यादा नो हाउ नहीं होगी कि इमोशंस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं या इनको डील कैसे किया जाता है, इनको मैनेज कैसे किया जा सकता है या इनको हम कैसे-कैसे क्या-क्या कर सकते हैं हम इनके साथ, ठीक है? या ये कितने प्रोडक्टिव होते हैं अगर इनको पॉज़िटिव वे में यूज़ किया जाए। तो फिर आई थिंक इसके जाने बगैर जो है लाइफ हमारी बड़ी मुश्किल हो जाती है। और अगर हमें ये सब कुछ पता होता है, एक ऐसा इंसान जिसको ये सब बातें पता होती हैं, उसकी लाइफ काफ़ी आसान होती है। तो एक चीज़ तो स्टार्ट में मैं कहूँगी कि आज की इस सेशन में 2 चीज़ें हैं जो इस वक़्त मैं ऑडियंस से चाहती हूँ। पहली चीज़ ये कि आप लोगों की इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। आप लोग चैट बॉक्स पे अपना थम्स अप या अपने रिएक्शंस के थ्रू या कुछ टाइप करके अपने रिस्पॉन्सेज़ मुझे जो है वो इस कम्युनिकेशन इसको इंटरैक्टिव बना सकते हैं, ठीक है? सेकेंडली जो भी चीज़ें आज हम इसमें कुछ बातचीत करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है? उनको अप्लाई ज़रूर करना है। अगर वो अप्लाई नहीं करेंगे तो खाली लेक्चर लेने से कुछ नहीं होगा। लेक्चर लेना अक्सर मैं अपने क्लाइंट्स को अपने प्रोग्राम से बताती हूँ कि लेक्चर लेना बिल्कुल ऐसा है कि आपने एक मेडिसिन ला के घर में रख ली है और अब जो है वो बस आप मेडिसिन घर में ला के रखी है तब आपको लग रहा है कि आप ठीक हो जाएँगे। तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। इट्स अ कॉमन सेंस थिंग कि मेडिसिन घर में ला के रखने से कुछ नहीं होता है, मेडिसिन खानी होती है, ठीक है? तो ही जाके कुछ बेहतरी आती है। इसी तरह जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो साइकोलॉजी की जो जो डिफरेंट तरह के एस्पेक्ट्स हैं और इन चीज़ों की नॉलेज है, अवेयरनेस है, ये सब सिर्फ सुनने से इनको अटेंड करने से कुछ नहीं होगा। इफ़ यू आर रियली कंसर्न एंड यू वांट टू मेक योर लाइफ बेटर, इफ़ यू वांट टू मेक योर इमोशनल लाइफ मोर बेटर, जो कि हर वक्त हमें इंटरेक्शन होता है, हम इंसान हैं, हमारा हर वक्त इमोशंस के साथ इंटरेक्शन हो रहा होता है। अगर आप इस तरीके से अपनी लाइफ को सही करना चाहते हैं, प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं, अपनी लाइफ की क्वालिटी को जो है वो बेस्ट अच्छा करना चाहते हैं, बहुत बेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका इमोशंस के साथ एक अच्छा ताल्लुक हो, आपको इमोशंस के बारे में इंसानी जज्बात के बारे में एक अच्छी नॉलेज हो, उनको डील करना आता हो, उनके साथ रहना आता हो, उनके साथ किस तरह से जो है कौन से वक्त कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना, ये सब चीज़ें आप लोगों को पता हो। तो स्टार्ट करते हैं। साथ भाई आप प्लीज़ स्लाइड्स मूव करते जाएं। इंशाल्लाह हम साइड बाय साइड स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ जो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी वो थोड़ी सी ये है कि आप लोगों को पर्सनली क्या लगता है कि इमोशंस क्या होते हैं। प्लीज़ अपने रिस्पॉन्सेज चैट बॉक्स में टाइप करें कि इमोशंस क्या होते हैं। इंशाल्लाह मैं भी इस पर बात करती हूँ एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू बी द पार्ट ऑफ इट। ये साथ भाई क्या यहाँ पे पार्टिसिपेंट को अलाउ है यहाँ पे चैट बॉक्स में वो टाइप करके हमें। यस, ओके ओके फाइन, ठीक हो गया। हाँ मुझे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, बिकॉज़ चैट बॉक्स अगर प्राइवेसी हो समटाइम्स पीपल आर अनएबल टू शेयर देयर रिस्पॉन्सेज़। ठीक हो गया, चलें। फीलिंग्स होती हैं। ओके, सो बेसिकली मैं थोड़ा-सा इसको आसान अल्फाज में एक्सप्लेन कर देती हूँ। आज एक्चुअली मैं कोशिश करूँगी कि हम एकेडमिक जो टर्म्स एंड लेबल्स हैं उनमें हम कम पढ़ें और हम एक लेमैन की तरह इसको लेमैन्स के लिए इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ जिससे आप लोगों को बेहतरी हो। ठीक ठीक है? बिकॉज़ ये सेशन किसी एकेडमिक पर्पज़ के लिए नहीं है। ये सेशन आप लोगों को पढ़ाने के लिए नहीं है। ये सेशन आप लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए है। तो इंशाल्लाह इसमें हमारी पूरी कोशिश जो है वो सिम्प्लिसिटी रहेगी एंड विद सिम्प्लिसिटी वी कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स एट अ डीपर लेवल। ठीक है? हाउ वी कैन क्लैरिफाई द थिंग्स एट इन बेस्ट ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है? तो बेसिकली इमोशंस क्या होते हैं? इमोशंस हमारे ब्रेन में दो हिस्से होते हैं जो ऑन द यू कैन से दैट डोमिनेटली। ठीक है? एक हिस्सा हमारे ब्रेन का इमोशन से रिलेटेड होता है और एक होता है हमारा क्रिटिकलिटी, एनालिटिकल थिंकिंग और डीपर थिंकिंग पे जाता है। ठीक है? प्रोसेस उसमें जाता है, सिस्टम्स में जाता है, प्लानिंग करता है। ठीक है?
अब हमारा क्योंकि आज का टॉपिक है इमोशंस, तो हम सिर्फ इमोशनल ब्रेन पर ध्यान देंगे। तो जो हमारा इमोशनल ब्रेन होता है, ये हमारी इमोशंस को प्रोसेस करता है और हमारे जो यू कैन से दैट हमारी फीलिंग्स और हमारी थॉट्स हैं, उनको उन पे काम करता है। तो बेसिकली अब यहाँ पे हम आता है सवाल कि चलो इमोशंस हैं क्या? तो इमोशंस बेसिकली हमारी वो थॉट्स, फीलिंग्स या हमारे बिहेवियर्स हैं, या यूँ कह लें कि हमारी खुशी या नाखुशी का जो लेवल होता है, उन सबको हम इमोशंस कहते हैं। ठीक है? और आई होप आप लोग इससे भी अवेयर अवेयर होगा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास 2 टाइप की इमोशंस होती हैं। एक होती है हमारी नेगेटिव इमोशंस और सेकंडली एक होती है हमारी पॉजिटिव इमोशंस। तो अगर आप सब में से कुछ लोग मुझे कुछ सम ऑफ द नेगेटिव इमोशंस के मुझे अगर नाम बता देंगे, कौन-कौन सी इमोशंस होती हैं नेगेटिव? जैसे कि चलें मैं आपको हेल्प करती हूँ। जैसे पॉजिटिव इमोशंस में हमारी आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग हैप्पी, ठीक है? हैप्पीनेस, अ, इसके अलावा बट यू कैन से दैट हैप्पीनेस के अलावा यू कैन से दैट आई एम फीलिंग प्लेजेंट, ठीक है? इट्स रियली प्लेजेंट, ठीक है? एनी अबाउट एनी इवेंट, इसके अलावा वी हैव इमोशंस firstly in at a human, ठीक है? And after that we have to categorize कि either it's a positive emotion or negative emotion. जब तक हम उसकी categorization नहीं करते, things are not very clear for us. तो जब भी आप लोग कभी emotions feel करते हैं, आपने पहले देखना है कि either it's how it feels, किस intensity क्या है इसकी, किस intensity पे ये मुझे feel हो रहा है, and after that ये पॉजिटिव इमोशन है या नेगेटिव इमोशन है। अगर तो ये पॉजिटिव इमोशन है तो फिर तो कोई इतना खास इशू नहीं होगा, देन इट्स गुड, यू कैन फील इट, यू कैन सेलिब्रेट इट, यू कैन एंजॉय दैट इमोशन। लेकिन अगर वो नेगेटिव इमोशन है और उसकी इंटेंसिटी हाई है, ठीक है, फ्रॉम एवरेज और मॉडरेट लेवल, तो फिर इट शुड बी एड्रेस्ड, इट शुड बी मैनेज्ड, इट शुड बी वर्कड ऑन दिस, ठीक है? अदरवाइज दे विल दीज इमोशंस विल, यू कैन से दैट यू नो create troubles in our life. So बेसिकली दीज आर द टू ऑफ द कैटेगरीज ऑफ द इमोशंस। यहाँ पे कुछ लोगों ने रिस्पॉन्सेज किए हैं, नेगेटिव इमोशंस के कुछ नाम बताए हैं, कौन कौन सी नेगेटिव इमोशंस होती हैं। सैडनेस एंड फीलिंग लो डाउन, फीलिंग लो, एग्रेसिव, एंगर, ठीक है? ये सब क्या होते हैं? हमारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं। एक और चीज़, जब इमोशनल मास्टरी की हम बात करते हैं, हमने फीलिंग्स की बात की, जज्बात की बात की, इंसानी जज्बात की बात की, हमने उनकी टाइप की बात कर ली कि कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होती हैं इमोशंस। तो इसकी जब हम ये सब पूरा प्रोसेस करते हैं और बहुत से लोगों का फिर ये सवाल आता है कि इमोशनल मास्टरी क्या होता है? लाइक दे हैव दैट क्लू समहाउ इन देयर माइंड। मैंने इसको बहुत ऑब्जर्व किया है, या ये दे हैव दैट कहीं ना कहीं उनके ब्रेन में ये चीज़ एक बैठी हुई है कि शायद इससे हम इमोशन लेस हो जाएंगे इमोशनल मास्टरी पढ़ के या इमोशनल मास्टरी करके, सीख के, ठीक है? तो यहाँ पे एक चीज़ जो बहुत ही क्लियर करना चाहती हूँ मैं, वो ये कि इमोशनल मास्टरी इज़ नॉट अबाउट इमोशन लेस फीलिंग, ठीक है? लाइक फीलिंग इमोशन लेस, नो, दिस इज अबाउट हाउ वी कैन हैंडल, हाउ वी कैन बेटरली मैनेज विद आवर इमोशंस। कि इमोशंस हमारे अंदर होंगी, ये बिल्कुल वैसे ही है कि सपोज़ हम एक मुल्क में रहते हैं या हम एक इलाके में रहते हैं, ठीक है? जहाँ पे जिसकी जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छी नहीं है, जिसकी जो आबो हवा है वो बहुत ख़राब है, ठीक है? पॉल्यूटेड हो चुकी है। लेकिन हम उसके लिए हम वो इलाका छोड़ नहीं देते, हम अपना इलाका छोड़ के कहीं दूर नहीं जा सकते। तो हम उसी इलाके में मैनेजेबल वे में रहना शुरू कर देते हैं और उस पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट को हम किस तरह से कम कर सकते हैं, हम उस पे काम शुरू कर देते हैं, ठीक है? तो ये बिल्कुल वही एग्ज़ाम्पल है इमोशंस के साथ। हम इमोशंस को अपने अंदर से निकाल नहीं सकता है। हाँ, इमोशन लेस नहीं हो सकता है, ना हमें होना है, ना ही ये हेल्दी है। लेकिन हम इमोशंस के साथ मैनेजेबल वे में एक बहुत ही पॉजिटिव और अच्छे तरीके से जीने के काबिल हो सकते हैं, और ये बहुत ही आसान स्किल है। एनीबडी कैन यू नो लर्न इट, एनीबडी कैन बी स्किल्ड इन दिस वे। ठीक हो गया? एंड आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट इमोशनल मास्टरी। क्या, आई होप आपने आप लोगों को क्लियर कर दिया होगा कि इमोशनल मास्टरी को लेकर अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो बिल्कुल उसको नोट करें एंड मुझे ज़रूर कीजिएगा। ये अपने माइंड में कभी भी ये बात मत रखिएगा कि इट्स अबाउट इमोशनलेस बीइंग अ पर्सन हु इज़ इमोशनलेस। तो नो, हम ऐसा नहीं हो सकते और ना ही इट्स ये कोई हेल्दी तरीका है। तो हेल्दी वे में इमोशंस को डील करना इज़ बेसिकली ऑल अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इमोशनल मास्टरी। ओके, सो इसके बाद हम यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ देखते हैं कि
हमारे पास सिर्फ हमने इमोशंस की बात की, हमने उनकी टाइप्स की बात की, हमने ये देखा कि इमोशंस मास्टरी क्या है, इमोशन मास्टरी, ठीक है। और हमने इस वक्त बिकॉज जो मेनली हमें पे जो पॉपुलेशन है दैट इज़ फ्रॉम पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में एक चीज़ ये है कि लोग इमोशंस के साथ डील तो कर रहे हैं लेकिन बहुत बुरे तरीके से डील कर रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव वे में डील कर रहे हैं, जिससे इमोशंस उन इमोशंस की वजह से वो अपने या तो डिसीजंस ख़राब कर रहे हैं, अपनी फैमिली लाइफ ख़राब कर रहे हैं या अपनी सोसाइटी ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि वो लोग इमोशनल वीक हैं। इसका मतलब ये है कि उनको कभी किसी ने ट्रेन नहीं किया। उनको कभी किसी ने जो है वो उनके करेज के साथ अलाइन करके उनके इमोशंस को कभी किसी ने एक सीधी राह नहीं दी। जिस तरह सपोज़ एक इंसान है जिसको पेंसिल पकड़नी तो आती है, ठीक है? लेकिन उसको कभी किसी ने अलिफ बे सिखाई नहीं है या किसको कभी किसी ने एबीसी सिखाई नहीं है। दैट पर्सन इज़ अनट्रेन्ड, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं उसे पेंसिल पकड़नी नहीं आती, उसे आती है पकड़नी। लेकिन उसको उसमें से ल पेंसिल से लैंग्वेज लिखनी नहीं आती है। क्योंकि उसे कभी किसी ने नहीं सिखाया या उसे कभी देखा नहीं है कि इस तरह से पेंसिल पकड़ के हम इसे कुछ लिख भी सकते हैं, कुछ मीनिंगफुल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस कि इमोशनली वीक होना इज समथिंग एल्स एंड इमोशनली स्ट्रांग होना बट इमोशनली अनट्रेन्ड होना इज टोटली डिफरेंट स्टोरी। तो पाकिस्तान में जो मेनली जो एक डोमिनेटिंग चीज़ है वो ये है कि पीपल आर इमोशनली अनट्रेन्ड विच इज़ रियली यू कैन से दैट अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत डाउन कर देता है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद वी मस्ट टॉक अबाउट लिटिल बिट यू नो द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल मास्टरी। एंड बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू गाइस वन थिंग कि जब हम इमोशनल मास्टरी पे जाते हैं तो इससे पहले हम एक चीज़ ज़रूर करते हैं कि हमने जो हमारे इमोशंस हैं हम उनके साथ कितना डील कर रहे हैं टू प्रोसेस देम नाउ। और उसका हमारा जो बर्डन है उसको हम अपने फ्यूचर पे लेके नहीं जा रहे। जैसे सपोज हमारा एक कोई ज़ख्म हो गया है हमें, ठीक है। और अब हम क्या कर रहे हैं कि अगर हमने कोई ज़ख्म हुआ है, कोई इंजरी हो गई है, हमने उस ज़ख्म पे कोई मरहम नहीं लगाया, कोई उस पर बैंडेज नहीं करवाया, कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया है और हमने उसको बस ऐसे ही छोड़ दिया है, ठीक है, बेफिक्र होके, लापरवाह होके। तब होगा क्या कि वो ज़ख्म कॉम्प्लिकेट होता जाएगा और वो फ्यूचर में जाके कहीं न कहीं हमें प्रॉब्लम करेगा। बिल्कुल वैसे ही अनप्रोसेस्ड इमोशंस भी होते हैं हमारे ब्रेन में। जब भी हम किसी इमोशंस को अनप्रोसेस छोड़ देते हैं या यूँ कह लें कि हम उसको उसके बारे में सोचते नहीं हैं या उसको हम ज़्यादा ध्यान में नहीं रखते, हालाँकि वो चीज़ हमें हर्ट कर रही होती है, ठीक है? तो वो बिल्कुल वैसे ही बर्डन बन जाता है, जिस तरह वो एक कॉम्प्लिकेटेड आपका ज़ख्म है, ठीक है? वो आपको फ्यूचर में ज़्यादा मसला कर रहा है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो चुका है, बिल्कुल वैसे ही वो इमोशंस भी फ्यूचर में आपको ज़्यादा मसला करेगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा आपका, ठीक है? लोगों के बहुत छोटे-छोटे इश्यूज़ होते हैं, जैसे मेरे पास बहुत से लोग आते हैं with the very minor things like they have initially they have very minor things, लेकिन जब वो मेरे पास आते हैं तो उस वक्त उनका जो इशू है वो काफ़ी बढ़ चुका होता है बिकॉज वो बहुत पुराना हो चुका होता है, वो उनकी लाइफ का समहाउ उनके ब्रेन का हिस्सा बन चुका होता है। तो उसके बाद फिर उनको काफ़ी टाइम लगता है रिकवर होने में और इनिशियली अगर वो उसको उसी वक्त रिकवर करवा लेते तो जो है वो काफ़ी आसान हो जाता। ठीक है, जैसे एक बच्चा था, उसको अंधेरे से डर लगा करता था। तो अब उससे क्या हुआ कि उसको पेरेंट्स ने काफ़ी अर्सा पहले तो उसको यू कैन से दैट कि उसका वो उसका उसे कोई फ़ोकस नहीं किया, उसके उस फ़ियर को जो है वो उस पे ज़्यादा वो उन्होंने फ़ोकस नहीं किया और उसको कोई ख़ास इलाज नहीं करवाया। तो वो बच्चा बड़ा हो रहा था जैसे-जैसे, ही वाज़ अ टीनेजर नाउ, लेकिन अभी उसका जो उसका फ़ियर था, ठीक है? बिकॉज़ फ़ियर इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इमोशन, राइट? तो अब उसका जो फ़ियर था वो बढ़ता चला जा रहा था और वो इतना ज़्यादा था कि इफ़ देयर इज़ समथिंग लाइक नॉट अ वेरी कंप्लीट लाइट, मतलब एक जो अच्छी लाइट होती है, ठीक है? रात में अगर एक बहुत अच्छी लाइट ऑन नहीं हुई हुई है और थोड़ी-सी मध्यम लाइट भी है तो उसमें भी ही फ़ील एंग्ज़ियस, ठीक है? तो दिस इज़ हाउ दीज़ इमोशंस प्लेज़ रोल। ख़ैर ट्रीटमेंट के बाद ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्योर हो जाती हैं, बहुत ठीक हो जाती हैं। लेकिन जब हम इनको यू कैन से दैट अनप्रोसेस्ड छोड़ देते हैं या उन चीज़ों को बेदिहानी में इग्नोर कर देते हैं, तो ये वो गलती होती है जो हमें फिर एक लॉन्ग ट्रीटमेंट की तरफ ले जाती है। जो चीज़ें हम विदिन 2 या 3 सेशंस में सॉल्व कर सकते हैं, उनको हमें है वो महीने लग जाते हैं उनको सॉल्व करने पे। तो दिस इज़ इन द इन रिस्पेक्ट टू इमोशनल मास्टरी आई मस्ट से दिस कि कभी भी अपने जज़्बात को, अपने इमोशंस को लापरवाही के हवाले ना करें, लापरवाही में ना छोड़ें। उनका हमेशा उन पे एक आपकी नज़र हो, आप उनको नोट करें, जो चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं उनको नोट करें, उनके बारे में सोचें विद अ वेरी काम माइंड, पीसफुल माइंड, कभी अकेले बैठ के या अगर आपको लग रहा है कि आप इसको भी सॉल्व नहीं कर पा रहे,
तो यू मस्ट टेक हेल्प फ्रॉम प्रोफेशनल्स, बिकॉज अगर ये अनप्रोसेस रहेंगी तो इट विल कॉज ह्यूज, समटाइम्स इट कॉज अ ह्यूज डिस्ट्रक्शन फॉर द फ्यूचर। ये बहुत से रिलेशनशिप्स को ख़राब करती है, हमारी सक्सेस की लाइफ में, हमारी सक्सेस की वे में आती है, हमारी लाइफ के मल्टीपल डायमेंशंस में जो है वो उसको मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। हमारी प्रोफेशनल लाइफ में आ जाता है ये प्रॉब्लम, ठीक है। हमारी प्रोफेशनल लाइफ की सक्सेस के जो एक हमारा जो वे होता है, हमारा जो पाथ होता है टुवर्ड सक्सेस, उसकी प्रोडक्टिविटी को कम करता है, ठीक है। हमारे पर्सनल ह्यूमन स्टेमिना को बहुत कम करती हैं। अगर इस तरह के बर्डन्स हमने अपने कंधों पे रखे हुए हैं, अननेसेसरी बर्डन्स, अननेसेसरी बोझ हमने अपने कंधों पे डाला हुआ है इमोशंस का, तो ये हमारी स्पीड को बहुत स्लो करता है, हमारी इंसानी प्रोडक्टिविटी को बहुत कम कर देता है। इसके अलावा आई वांट कि अगर यहाँ पे कोई सवाल है आपका तो प्लीज़ नोट डाउन, इंशाल्लाह मैं सारे क्वेश्चन आंसर एंड पे लूँगी एंड वी विल टॉक अबाउट इट। बाकी इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, आई विल टॉक अबाउट सम ऑफ द टूल्स जो यहाँ पे आप लोगों को हेल्प करेंगे एंड यू गाइस विल बी अवेयर फ्रॉम दैट कि इनिशियली हम क्या करें जब हमें कोई इमोशन फील हो रहा है, जब हमें कुछ लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो हमें बॉदर कर रही हैं, और इफ समवन इज़ शाउटिंग ऑन अस, और अगर हमें किसी पे गुस्सा आ रहा है किसी चीज़ पे, तो इनिशियली ऑन द स्पॉट हमें क्या करना है। तो पहले तो हम इनको ये देख इस परस्पेक्टिव में देखते हैं कि वो चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें जो हम नहीं करते तो वो हमें प्रॉब्लम देती है। जिस तरह से हमारा एक रिएक्शन जाता है उन चीज़ों पे, हम रिस्पॉन्स नहीं करते उन चीज़ों पे, हम रिएक्शन इस तरह से जाता है हमारा कि लाइक हमने किसी ने कोई बात कही और हम सडनली कुछ उस पर बोल दिया। आई होप आप लोग कुछ बेसिक अवेयरनेस होगी आप लोगों को व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। तो बेसिकली रिएक्शन क्या होता है, हमारा सडन से उस पर एक बिहेव, एक हमारा जो अपना हमारी उस पर कुछ भी एक रिस्पॉन्स आता है जो बिल्कुल सडन होता है, जो ऑन द स्पॉट होता है, उसको हम रिएक्शन कहते हैं। एंड द रिस्पॉन्स जो कुछ हम थोड़ा पॉज लेके सोच के क्रिटिकल ब्रेन के हवाले करके उस थॉट को, और फिर उसके बाद जो हम रिस्पॉन्स करते हैं वो हमारा क्या होता है, वो उसको हम रिस्पॉन्स बोलते हैं, ठीक है। दिस इज बेसिकली दीज आर टर्म्स, ठीक है, जो हम इनको टेक्निकल वे में यूज़ करते हैं। रिस्पॉन्स एंड रिएक्शन, इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो आमतौर पर देखा गया है कि पाकिस्तानी जो सोसाइटी है यहाँ पे मोस्टली पीपल यूज टू रिएक्ट, they are not trained for having responses, and this is a huge gap between the people who are emotionally intelligent and the people who are emotionally not intelligent, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा गैप क्रिएट करता है एंड ये बहुत ज़्यादा रोल, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मतलब ये हम सिंपल हमें लग रहा है दो टर्म्स हैं, इजी सी हैं, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हल्की सी डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन नहीं, ये आपकी लाइफ की क्वालिटी को, आपकी करियर क्वालिटी को, आपके वर्क प्रोडक्टिविटी को, मतलब आपकी पूरी लाइफ में इतना बड़ा रोल प्ले करता है कि आपकी इमोशंस हर वक्त आपके साथ हैं, आपके जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो हर वक्त आपके साथ हैं, आपके जो चॉइस ऑफ रिएक्शन है वो हर वक्त आपके पास है, एंड यू आर डूइंग इट नेगेटिवली। तो अगर एक काम है जो दिन में 10 मरतबा भी आप करते हैं, 10 की 10 मरतबा वो गलत करते हैं, तो सोचें हाउ मच ह्यूज इम्पैक्ट इट हैज़ ऑन योर लाइफ, ठीक हो गया। सो दीज आर द सिंपल वेरी सिंपल थिंग्स। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होंगी एंड आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी कि हम किस तरह से इमोशंस हमारी लाइफ में रोल प्ले करते हैं और हमें किस तरह से इनको ठीक करना चाहिए, या हमें किस तरह से इनको रेगुलेट करना चाहिए। जैसे सपोज बहुत से लोग, जो मैंने स्टार्ट में बात की, इमोशनली अवेयर ही नहीं होते हैं कि वो इमोशंस फील कर रहे हैं, या उनको इमोशंस उस वक्त इतने गुस्से में होते हैं, इतने उस इमोशनल स्टेट में होते हैं कि दे डोंट नो कि कौन कौन सी इमोशंस इनको अगर फील इनको भी फील हो रही हैं। अगर हम थोड़ी देर पॉज लेके वहाँ पे ये सोचें कि इस वक्त मैं कौन कौन सी इमोशंस फील कर रहा हूँ, ये मैं कौन कौन सी इमोशंस फील कर रही हूँ, ठीक है। इस वक्त मुझे गुस्सा भी आया हुआ है, थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है, ठीक है, और एंग्जाइटी भी हो रही है मुझे, ठीक है। बेसिकली फियर इज समहाउ रिलेटेड टू एंग्जाइटी। तो ये चीज़ें अगर हम थोड़ा सोचें तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, उस वक्त हम अपनी इमोशंस को थोड़ी देर के लिए स्टॉप करके अपने क्रिटिकल ब्रेन के हवाले कर रहे हैं, जो सोच रहा है कि क्या हो रहा है, मुझे क्या हो रहा है, कैसा फील हो रहा है, अरे कैसा फील हो रहा है, उसके बाद ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हुआ है यहाँ पे कि मुझे ये सब फील हो रहा है, ठीक है। जब हम इतनी क्रिटिकलिटी उस पर कर लेते हैं तो उस वक्त तक हमारा क्रिटिकल ब्रेन उस पर एक रिस्पॉन्स जनरेट कर चुका होता है, जो कि हमारा काफ़ी लॉजिकल, काफ़ी क्रिटिकल रिस्पॉन्स होता है, और ये हमें एक लॉन्ग टर्म के गिल्ट और लॉन्ग टर्म की ये शेम है उससे बचा लेता है कि हमने उस वक्त बहुत, ऐसा होता है ना अक्सर इमोशंस में हम करते हैं, हमने कोई रिस्पॉन्स कर दिया और बाद में हम सोच रहे होते हैं कि ओके नहीं ऐसा नहीं कहना चाहिए था। बाद में जब हम काम डाउन होते हैं, जब हम रिलैक्स होते हैं, तो हम कहते हैं नहीं हमने बहुत ज़्यादा बोल दिया था, ओवर रिएक्ट कर दिया था, यानी हमें ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, उस वक्त हमने बहुत गलत तरीके से रिएक्ट कर दिया था।
तो ये जो गिल्ट होता है, ये जो हमारा बात की शेम होती है, उससे ये ज़रूर बचाता है हमें। हमारा क्रिटिकल ब्रेन हमेशा हमें यू कैन से दैट हमें फैसिलिटेट करता है टू डील विद द chaotic यू नो सिचुएशंस। और बेसिकली हमारा क्रिटिकल ब्रेन ही वो पार्ट है जिसकी ट्रेनिंग हमें चाहिए होती है इन इन स्पेसिफिक जगहों पे जहाँ पे हमें गुस्सा आया हुआ है, टू बी द पर्सन who is good decision maker in chaotic situations। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे चलें, एक थोड़ा सवाल ही मेरे पास है आप सबके लिए कि अगर आप लोग डिफाइन करें अपने तौर पे कि आप लोगों के मुताबिक क्रिटिकल थिंकिंग के साथ गुड डिसीजन मेकिंग का क्या रिलेशन है, या मुझे आम तरीके अल्फाज में बता दें आप लोग कि अच्छा डिसीजन मेकर कौन होता है। यस, प्लीज टाइप योर रिस्पॉन्सेज इन चैट बॉक्स। एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, जितना आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे आज के सेशन से उतना ज़्यादा आप सीखेंगे, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट ट्रेनिंग, इट्स ऑल अबाउट पार्टिसिपेशन। उसके बगैर जो मैं तो बोलती जाऊँगी, लेकिन आई डोंट नो कि आप लोगों के ब्रेन में कहाँ कहाँ गैप्स हैं जहाँ पे मुझे क्लियर करने की ज़रूरत है, उसको आपके लिए और चीज़ों को मज़ीद ईजी बनाने की ज़रूरत है आपको, आपकी लाइफ से वो किस तरह से रिलेट करती हैं। तो यस, डू रिस्पॉन्स and I'll try to guide you in a best possible way कि आप लोग कैसे इन चीज़ों को अपने लिए आसान बना सकते हो। हाँ जी, नो वन इज रेडी टू रिस्पॉन्स, या किसी को पता नहीं है कि गुड डिसीजन मेकिंग क्या होती है। अच्छा, आप पढ़ सकते हैं प्लीज मेरे लिए, बिकॉज मुझे कोई शर्ट आंसर शो नहीं हो रहा। अच्छा, एक रिस्पॉन्स ये है कि गुड क्रिटिकल थिंकर इज गुड डिसीजन मेकर। ठीक है, और उसके साथ ही उन्होंने लिखा है द वन हु एनालाइज प्रॉज एंड कॉन्स। ठीक है, वेरी गुड। आप प्लीज कहीं का नाम पढ़ सकते हैं पार्टिसिपेंट का। ठीक है, ओके, ऐश ये बता रही हैं, ठीक है। अच्छा, ऐश इज़ वन ऑफ माय क्लाइंट बाय द वे, मैं इनका इंट्रोडक्शन थोड़ा करा दूँ। शी इज़ द वन हु इज़ गेटिंग ट्रेनिंग फ्रॉम मी एज वेल। सो अच्छा, चलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि व्हाट इज़ बेसिकली अ गुड डिसीजन मेकिंग स्किल इज़। तो ठीक है, ठीक है, सही। अच्छा, आप सबके रिस्पॉन्सेज काफ़ी एक्यूरेट हैं, लेकिन जो एग्जैक्टली हम जब देख रहे थे डिसीजन मेकिंग में, तो डिसीजन मेकिंग में हम उस इंसान को एक अच्छा डिसीजन मेकर समझते हैं। और बेसिकली डेफिनेशन भी ये है डिसीजन मेकिंग की कि द पर्सन जो अपना डिसीजन अपने जज्बात की बेस पे नहीं लेता, जो इंसान अपने डिसीजन जो हैं वो अपने क्रिटिकल ब्रेन की जो है वो बेस पे लेता है, अपनी क्रिटिकलिटी की बेस पे लेता है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा इंसान जो जज्बात में आके फैसले लेता होगा, इमोशनल स्टेट में डिसीजन ले लेता है, ठीक है, उसको हम कभी भी, हम सब में से कोई भी उसको अच्छा डिसीजन मेकर नहीं कहेगा। ठीक है, हमेशा अच्छा डिसीजन मेकर उसी इंसान को कहते हैं जो इमोशंस पे काबू रखते हुए, उनको मैनेज करते हुए, अपने क्रिटिकल ब्रेन के साथ क्रिटिकली पूरी सिचुएशन को देख के, मामलात को देख के, उनकी डेप्थ को देख के उसके बाद एक फ़ैसला लेता है, हमेशा उसी इंसान को एक अच्छा डिसीजन मेकर क्या बोलते हैं हमेशा। तो दिस इज़ द बेसिकली यू कैन से दैट अ पार्ट ऑफ इमोशनल मास्टरी, कि जिन लोगों को में इमोशनल मास्टरी आ जाती है, जिनको ये स्किल आ जाती है, ठीक है, ये भी बाकी सब स्किल्स की तरह एक स्किल ही है। जैसे साइकिलिंग एक स्किल है, जैसे कुकिंग एक स्किल है, जैसे यू कैन से दैट रनिंग एक स्किल है। ठीक है, फास्ट रनर्स एक वो भी एक स्किल है, लोग सीखते हैं, उसके लिए ट्रेनिंग लेते हैं, उसके लिए प्रैक्टिस करते हैं डेली सुबह रनिंग। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही इमोशनल मास्टरी भी एक स्किल है, एंड एनी वन कैन लर्न इट, एनी वन कैन हैव इट। ठीक है,
सो इसको ऐसा नहीं देखना है कि दिस इज समथिंग वेरी सरप्राइजिंग और दिस इज समथिंग यू कैन से दैट वेरी वियर्ड वी आर अनेबल टू हैव इट. दिस इज समथिंग वेरी सिंपल, जस्ट अ स्किल. और स्किल कोई भी कभी भी सीख सकता है. इसके लिए कोई एज की कैद नहीं होती है, इसके लिए कोई वक्त की कैद नहीं होती है. ठीक है, एनी वन कैन हैव इट. इसके लिए कोई हमें स्पेसिफिक इंटेलेक्ट या स्पेसिफिक एज या स्पेसिफिक जेंडर नहीं चाहिए होता है. ये कोई भी कभी भी सीख सकता है. तो बिल्कुल इसी तरह जो अच्छी डिसीजन मेकिंग है वो अपने आप आ जाती है जब हम इमोशनल मास्टरी पे आते हैं, जब हम अपनी इमोशंस को क्रिटिकल ब्रेन से पास करके अपनी रियल लाइफ का हिस्सा बनाते हैं. तो उस वक्त हमें ऑटोमेटिकली ये जो हमारी इमोशनल मास्टरी है, हम उसकी तरफ अपने सफ़र पे हम चलना स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक हो गया. कुछ इंस्टेंट टिप्स होती हैं, जैसे सपोज हमें इस वक्त हम इमोशनल स्टेट में हैं, ठीक है, तो उस वक्त फ़ौरन इमीडिएटली हमें क्या करना चाहिए. द फर्स्ट थिंग इज़ के हैव अ डीप ब्रीथ. आइडेंटिफाई योर इमोशन कि कौन सी इमोशन आ रही है. ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले लो, 10 मिनट का पॉज ले लो. 10 सॉरी नॉट 10 मिनट, 10 सेकंड का पॉज ले लो. ठीक है. इसके अलावा यू कैन से दैट काम डाउन योर बॉडी. इस तरह से अक्सर ऐसा होता है कि अपनी चेस्ट पे हाथ हाथ रख के या जस्ट टैपिंग योर ओन सेल्फ, ठीक है, उससे भी बॉडी को एक कामनेस फील होती है. अगर आपको लग रहा है कि आप लोग अपने इमोशंस को ऑन द स्पॉट कंट्रोल नहीं कर पा रहे और गुस्सा बहुत आ रहा है या बस दिल कर रहा है कि फ़ौरन से रिएक्शन दे दें एंड रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स प्रोसेस करने के लिए वो एक हिम्मत जमा नहीं हो रही है या उतना सब्र नहीं आ रहा है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि आप इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें इस्तेमाल करें, जिससे इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें या इन टिप्स को यूज़ करें एंड इंशाल्लाह दैट विल हेल्प यू टू gain that pause, to have that pause and to process those emotions critically and then respond. तो बेसिकली जब भी इमोशन क्रिटिकल ब्रेन से पास होके और उसके बाद रिस्पॉन्स में जाएगी, तो वो हमेशा एक कंस्ट्रक्टिव वो एक बहुत कंस्ट्रक्टिव अप्रोच भी है और उसके साथ इसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है आपकी लाइफ पे, विच मेक्स यू emotionally intelligent. So okay, there are the last thing which I want to share today. Actually आज हमारी ये बहुत ही छोटी सी एक वर्कशॉप है जिसको हम बेसिकली जस्ट एक जनरलाइज वे में इमोशंस पे कंट्रोल कर इमोशन से बात कर रहे हैं. एंड दिस इज द लास्ट थिंग आई वांट टू शेयर. उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपसे क्वेश्चन आंसर्स लूँगी कि इमोशनल जो हमारा एक रोड मैप होता है, इस पे हमेशा हमें इनिशियली एक ट्रेनर की ज़रूरत होती है. जब तक हम इस पे थोड़ी गाइडलाइन नहीं लेते, जब हम थोड़ा सा ट्रेन नहीं होते किसी की सुपरविजन में या किसी की गाइडलाइन में, ठीक है. मैक्स मेजॉरिटी ऑफ द टाइम लोगों को सुपरविजन चाहिए होती है. कोई देयर इज समवन जो हमें किसी न किसी सिचुएशन में, जो थोड़ी टफ सिचुएशन है वहाँ पे हमें गाइड कर दे या हमें बताए कि हाउ टू बी इमोशनली मोर इंटेलिजेंट इन दैट सिचुएशन. और जो हमें गाइड कर दे कि हाउ टू बी एंड यू कैन से दैट how to be emotionally more intelligent and how to, you can say that, make yourself relaxed and calm down in that situation as well. ठीक है. So and be a good decision maker, or you can say that कि हम उस situation में जितना हार्म से बच सकते हैं उतना हम हार्मफुल उस सिचुएशन के हार्म से बच सकें. और जितना हम उस सिचुएशन को कंस्ट्रक्टिव बना सकते हैं, अपने लिए प्रोडक्टिव बना सकते हैं, आसपास के लोगों के लिए, बाकी सबके लिए उसको हम बनाएं. तो इन सब चीज़ों के लिए बेसिकली द बेस्ट रिकमेंडेशन इज़ कि देयर शुड बी सम ट्रेनर जिसके साथ आप काम कर रहे हो, जिससे एटलीस्ट कुछ इनिशियल गाइडेंस आप ज़रूर लें. ठीक है. ये ज़रूरी नहीं होता है कि आप लोग कंप्लीट गाइडेंस लें और एक ट्रेनर के साथ ही सारी उम्र काम करें. नो, बट यस, इनिशियल गाइडेंस इज़ रियली इंपॉर्टेंट. ठीक है. बिकॉज एक फील्ड का एक्सपर्ट ही आपको बताता है कि वो फील्ड, वो जो चीज़ें हैं उस फील्ड की, वो कैसे काम करती हैं. जैसे सपोज अगर आपकी गाड़ी ख़राब होती है तो आप गाड़ी अपनी कभी कभी छोटा माइनर इशू है तो आप खुद ठीक कर लेते हैं. बट इफ़ देयर इज समथिंग ह्यूज, तो आपको ऑब्वियसली मैकेनिक के पास जाना है, आपको ऑब्वियसली उसकी गाइडेंस चाहिए, आपको उससे अपनी गाड़ी को उसके हवाले कुछ टाइम के लिए करना होता है, जो आपको ठीक करके देता है. ठीक है. इसी तरह इफ देयर इज समथिंग रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन, तो यस, कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट्स के पास आपको जाना होता है एंड यू हैव टू टेक गाइडेंस फ्रॉम देम. बिल्कुल इसी तरह व्हेन वी टॉक अबाउट इमोशंस एंड our psychology, our emotions, our inner pains, our inner healing, or there is some emotional emotional, you can say that, emotional burden on your shoulders. इन सब चीज़ों को डील करने के लिए you must need a life coach or a psychologist or anyone who is mental health professional. तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि कोई ऐसा इमोशन है जिसको आप लोग प्रोसेस नहीं कर पा रहे, go and talk to someone who is professional in that field.
एंड आई होप दैट विल हेल्प यू, एंड आप लोग उस तरह से अपने इमोशंस को कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे जिस तरह से आमतौर पे एक बिहेवियर देखा गया पाकिस्तान में. पीपल यूज टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू एड्रेस द वेरी बेसिक थिंग, जो कि उस वक्त बहुत, जब वो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाती है और वो लाइफ में बहुत सारे एरियाज़ को बुरी तरह अफेक्ट कर चुकी होती है. लोग अपने रिलेशनशिप्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके होते हैं, इवन रिलेशनशिप की लाइफ बहुत ख़राब कर चुके होते हैं, अपनी फैमिली लाइफ को, अपने करियर की जो सक्सेस होती है उसमें बहुत पीछे रह चुके होते हैं, अपनी फाइनेंशियल लाइफ में बहुत पीछे रह चुके होते हैं, अपने गोल्स, अपने एम्स और जो उनके डिसीजंस हैं उनमें वो बहुत बुरे हो चुके होते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ बहुत ख़राब कर चुके होते हैं, और उसके बाद जाके उनको अवेयरनेस में आता है कि ओके देयर इज सम इशू एंड आई शुड एड्रेस इट. हालांकि दिस इज़ रियली अ बैड थिंग टू डू, कि आप इसको उस वक्त करो जिस वक्त वो आपके गले का तोग बन गई है, ना कि उस वक्त जिस वक्त एक माइनर इशू है, एक जख्म है, उसको उसी वक्त हील किया जाए, उसको उसी वक्त कुछ मरहम पट्टी की जाए, एंड दैट शुड बी क्योर्ड ऑन द स्पॉट. ठीक है, तो दिस इज़ द बेस्ट वे एज अ ह्यूमन. अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी कैपेसिटीज़ दी हैं, उनमें से एक ये भी है कि हमारी बॉडी हमें सिग्नल्स प्रोवाइड कर रही होती है, हमारा ब्रेन हमें सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहा होता है व्हेन देयर इज समथिंग रॉन्ग, व्हेन देयर इज समथिंग बॉदरिंग अस, व्हेन देयर इज समथिंग दैट शुड बी एड्रेस्ड. तो you must focus, you guys, everyone should focus on the responses or the signals our body, our brain is, showing, and must address them, must focus on them, and you can say that उनको face करके उन responses को process करना बहुत ज़रूरी है. If you are doing it, I hope the emotional and psychological life is really easy for you. So that's all for today. If there is some answer and question answers, please let me know. I'm here to answer. अच्छा, इसमें वैसे तो किसी का क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें, लेकिन मैं शुरू से ये थोड़ी सी एक दो चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहा था मीटिंग के दौरान, कि ज़्यादातर लोग नेगेटिव इमोशंस और नेगेटिव चीज़ों के बारे में ज़्यादा फोकस्ड हो हैंगे, और मोस्टली बहुत ही कम चीज़ें हैं शुरू से, मतलब कि कुछ लोगों ने पॉजिटिव चीज़ों के बारे में कुछ डिफ़ाइन किया हो. तो मुझे यहाँ पे ये ज़्यादा ऑब्ज़र्व हो रहा है कि हम नेगेटिवली चीज़ों को, बहुत ज़्यादा चीज़ों को देख रहे हैं बनिस्बत इसके कि पॉजिटिव चीज़ों को देखते हुए. तो इस बारे में अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो. यस सर, भाई आपने जो पॉइंट रेज किया इट्स अ गुड वन. एक्चुअली होता क्या है कि आमतौर पे हम इंसान है ना सर, तो हम सब पॉजिटिव इमोशंस के साथ तो हमें कोई इशू नहीं है. ठीक है, मतलब अगर सपोज इस तरह लाइफ में आप अगर खुश हैं, आप सेहतमंद भी हैं, आप अपनी लाइफ सेटिस्फाइड भी हैं, तो आप ठीक है, आप हेल्दी हैं, आप उस पर उसको डिस्कस नहीं करेंगे शायद इतना, आप उसको एंजॉय करेंगे, आप उसको फील करेंगे, आप अपनी लाइफ बहुत अच्छे से गुजारेंगे. लेकिन आपको हेल्प कहाँ चाहिए, जहाँ पे आप की जो प्रॉब्लम्स, आपकी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जहाँ पे आपको लग रहा है कि देयर इज़ सम इशू, कुछ है जो मुझे बॉदर कर रहा है, कुछ नेगेटिव इमोशंस हैं, मुझे कुछ किसी चीज़ का डर है, मुझे बहुत ज़्यादा वो बार बार मुझे तंग कर रहा है. ठीक है, तो हाँ, उसको आप डिस्कस करना ज़रूरी समझेंगे. तो दैट्स वाई होता है ऐसा ही. इट्स वेरी जेन्युइन थिंग एंड आई रियली रिस्पेक्ट इट. एंड वी शुड, आई थिंक वी ऑल शुड रियली रिस्पेक्ट इट के जब भी कोई नेगेटिव इमोशन होता है, लोग उसको डिस्कस करते हैं, एंड देयर इज अ रीज़न बिहाइंड इट, बिकॉज वो उनको बॉदर कर रहा है. एंड जो भी चीज़ आपको बॉदर कर रही है उसको ज़रूर डिस्कस करें किसी प्रोफेशनल से, टू हैव कंप्लीट गाइडेंस एंड अ प्रोफेशनल गाइडेंस बेसिकली. ओके, आप ऐसा करें, अनम्यूट कर दें, जो चैट में क्वेश्चन हैं हम उनको भी लेंगे. आप सबको अनम्यूट अलाउ कर दें इंशाल्लाह. ठीक है, ठीक है. If anyone wants to ask question, please unmute and ask. अच्छा, चैट में इन्होंने किया क्वेश्चन, जो फर्स्ट शुरू में भी किया था इन्होंने, ये वो कह रहे हैं ये नेगेटिव इमोशंस कैसे बने हैं. कैसे बने हैं? जी. ओके, अच्छा, ये हम इंसान हैं बेसिकली ना सर, तो हमारे पास दो तरह के इमोशंस होते हैं. ठीक है, अब बेसिकली अगर हम इस चीज़ में चाहें कि इमोशंस बनते कैसे हैं, तो इट्स ऑल अबाउट हाउ वी परसीव द थिंग्स. ठीक है,
जैसे कि मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, इस तरह की कुछ स्टोरीज़ मैंने सुनी हुई हैं, आई होप दे आर रियल स्टोरीज़, एंड मैंने कुछ तरह के बिहेवियर्स भी देखे हैं रियल लाइफ में। जैसे सपोज एक ऐसा इंसान है जिसका जिस तरह बिजनेस के फील्ड में, अब बिजनेस के फील्ड में दो तरह के बिजनेसमैन होते हैं। एक वो होते हैं जिनका बिजनेस में कुछ लॉस हो जाए तो उनको बहुत वो ऐसे होते हैं कि मतलब उनका उनका मूड बहुत ख़राब है, उनकी लाइफ बहुत ख़राब चल रही है, आजकल वो किसी से बात नहीं करते, उनका बहुत लॉस हो गया है बिजनेस में, ठीक है, एंड दे आर रियली डिस्टर्ब्ड और उनकी मेंटल हेल्थ बुरी तरह ख़राब हो गई है, ठीक है। उसी सिचुएशन में एक और तरह के लोग होते हैं जो कि बहुत कम होते हैं, लेकिन वो भी होते हैं समटाइम, दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, लेकिन मिल जाते हैं, तो उसमें होता क्या है कि उनका रिस्पॉन्स क्या होता है कि दे फील स्ट्रेस्ड, दे फील यू कैन से दैट डिस्टर्ब्ड, ठीक है, एंड दे फील डाउन, दे फील सैड, लेकिन वो इस बात पे उनको यकीन होता है कि ओके, ये चीज़ हो गई, ये बिज़नेस मेरा फ्लॉप हो गया, मेरा बिज़नेस डूब गया है, मैं पहली दफ़ा मैंने बनाया था, मैंने मेहनत की थी और ये बन गया था, मैं दोबारा मेहनत करूँगा और दोबारा बना लूँगा, ठीक है। मतलब उनका खुद का जो कॉन्फिडेंस होता है सेल्फ पे, वो उनका इंटैक्ट होता है और वो अपनी मेंटल हेल्थ को उस तरह से एक बहुत ही बुरे तरीके से ख़राब होने से बचा लेते हैं। रीज़न क्या होती है पीछे? उनकी परसेप्शन, कि उन्होंने परसीव कैसे किया इस चीज़ को। उन्होंने क्या अपनी एबिलिटी, अपने कॉन्फिडेंस को, अपनी प्रैक्टिकल स्किल्स को जो उन्होंने पहले लगाई थी और एक बिज़नेस एस्टेब्लिश किया था, उस स्किल को क्या उन्होंने मद्देनज़र रखा है? तो दैट इज़ ऑल अबाउट परसेप्शन। मैं इस यहाँ पे एक और एग्ज़ाम्पल, इसकी कोई बहुत ही एक्यूरेट एग्ज़ाम्पल देना देना चाहूँगी। लाइक सपोज़ इफ अम मतलब हमारी लाइफ में जब भी कुछ सिचुएशन होती है, जैसे हाँ, मैंने एक ये दिस इज़ वेरी रेलिवेंट एग्जांपल, मैंने कुछ लोग ऐसे देखे थे, आई होप आप लोगों ने भी देखे होंगे, कि कुछ लोग होते हैं जो किसी कोई फौत हो जाए तो दे उनका जिस पे रिस्पॉन्स होता है वो बहुत पेनफुल होता है, वो सालों रहता है उनका रिस्पॉन्स, या काफ़ी हफ्ते तक रहता है उनका रिस्पॉन्स वो पेनफुल, कि हमने किसी अपने एक प्यारे को खो दिया है, ठीक है। उसी जगह कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये भी अब बहुत कम लोग होते हैं, जो टोटली डिफरेंट डायरेक्शन में सोचते हैं। दे वर लाइक कि हम तो यहाँ आए ही इसलिए थे कि हमें जाना है यहाँ से, और दे आर वेरी क्लोज टू रियलिटी, एंड दे फील लाइक कि यस दिस इज़ द रियल थिंग, एक्चुअली हमें तो पहले से पता था कि हम सबने जाना है, कब जाना है ये नहीं था पता, ठीक है, हाँ लेकिन जाना है दैट इज़ ऑब्वियस। तो वो भी डाउन होते हैं, लो होते हैं, लेकिन उनकी परसेप्शन उनको डीपली स्ट्रेस में जाने से और उनकी इमोशनली डिस्ट्रक्शन एट दैट लेवल कि उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ अनस्टेबल हो जाए, वो इससे खुद को बचा लेते हैं। दैट इज समथिंग अबाउट परसेप्शन। इसी तरह पॉजिटिव सिचुएशंस में भी होता है, व्हेन देयर इज समथिंग पॉजिटिव हैपन अराउंड अस, तो होता है कुछ लोग कहते हैं कि किसने हमारी हेल्प करी, तो कुछ लोग कहते हैं कि हाँ इसने हमारी हेल्प की होगी बिकॉज इसको हमसे कुछ चाहिए होगा, कोई ना कोई इसको जो है ना फ़ायदा होगा हमें हेल्प करने में, या इसको हम इन रिटर्न हमसे कुछ चाहिए, ठीक है। दैट इज़ परसेप्शन। अब सेकेंडली एक और परसेप्शन यहाँ पे ये भी होती है कुछ लोगों की, कि ओके इसने हमारी हेल्प की, इसका मतलब है ये एक अच्छा इंसान है, ठीक है। दीज आर टू डिफरेंट परसेप्शंस विद इन द सेम सिचुएशन, ठीक है। सो इस तरह से that perception plays a crucial role in our emotional life। हम अपने आसपास की चीज़ों को कैसे परसीव करते हैं, कैसे उनको प्रोसेस करते हैं अपने ब्रेन के अंदर, और ब्रेन के अंदर प्रोसेस करना ही बेसिकली वो कोर्स चीज़ है, वो कोर्स स्टेप है जिस पे भी हम फोकस भी कर रहे थे, कि उस इमोशंस को आपने क्रिटिकलिटी से बाईपास किया है, ठीक है। उसके बाद आपने इस पे एक अपना ओपिनियन दिया है, या उस पे अपनी एक राय दुनिया के सामने रखी है, या अपने ही अपने आप को उस अवेयरनेस पे लाए होगे। Yes, this is basically after critical thinking. Now I am on that conclusion कि okay इसके पीछे, इस पूरे सिनेरियो के पीछे ये वाली रीज़न है, ठीक है। कोई भी सिनेरियो आप लोग अपनी लाइफ का ले सकते हैं, उस पर आप ये अप्लाई करके देखें। यू विल हैव डिफरेंट ओपिनियंस इन बोथ सिचुएशंस, एंड इफ अगर आप अपनी परसेप्शन चेंज कर लेते हैं उस सिचुएशन के बारे में, तो आपका जो पूरा बिहेवियर है उस सिचुएशन के बारे में वो बदल जाएगा। जिस तरह की जो लास्ट एग्जाम्पल हमने डिस्कस की है, इसमें अगर मैं ये सोच रही हूँ कि इस इंसान का मेरे से कोई इसको मुझसे कुछ जो है ना इन रिटर्न कुछ चाहिए होगा, तो यहाँ पे मेरा उस इंसान के साथ जो उसके बारे में जो मेरी परसेप्शन है, मेरा उसके साथ बिहेवियर है, मेरे उसके साथ डीलिंग है, वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। लेकिन अगर उस वहीं पे मैं ये सोच रही हूँ कि नहीं यार मुझे लगता है ये इंसान बहुत इसका मतलब है ये इंसान बहुत हेल्पिंग है, बहुत अच्छा इंसान है ये, तो मेरी उसके साथ जो डीलिंग होगी, जो मेरी उसके साथ बातचीत होगी, जो रिलेशनशिप होगा, वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो बेसिकली मैं यहाँ पे बताना ये चाह रही हूँ कि दिस इज हाउ आवर इमोशंस कंस्ट्रक्ट, ठीक है।
ये हमारे अंदर ही सब बनती हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर परसेप्शन, इट ऑल डिपेंड्स ऑन हमें बचपन से क्या किस तरह से ट्रेन किया गया। हम एक जब अनट्रेन्ड बीइंग के तौर पे दुनिया में आए थे, जब हम पैदा हुए थे, उसके बाद से हमें किस तरह से ट्रेन किया गया था चीज़ों को परसीव करने पे, हमारे पेरेंट्स के थ्रू, हमारे आसपास के लोगों के थ्रू, हमारे अगर हमने मोबाइल या टीवी और इस तरह के सोशल मीडिया को एक्सपोजर लिया है, तो उन सब में हमें चीज़ों को परसीव करने का कौन सा पैटर्न सिखाया गया था, और उसी पैटर्न पे फिर हम सारी उम्र चलते हैं और हम उन्हीं चीज़ों को अपनी लाइफ में बार बार एक्सपीरियंस करते हैं। हमारी परसेप्शन का एक तरीका बन जाता है चीज़ों को परसीव करने के लिए, और वही जाके हमारे इमोशंस बनाता है, चाहे वो पॉजिटिव इमोशंस हो या नेगेटिव इमोशंस हो। सही। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन और जी सबा। मेरा इसमें एक पॉइंट है कि आपने जो बोला अभी कि जो हमारे पेरेंट्स की तरफ से कोई भी सिचुएशन होती है उस टाइम पे वो उनका जो रिएक्शन होता है वही हमारा लॉन्ग टर्म में हमारे ब्रेन में फिट हो जाता है, लाइक सेरोटोनिन जो कराता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस भी है कि जिसने मेरी नहज पे बालिग कर दिया तो वो जन्नत में मेरे साथ रहेगा। तो क्या ये यहाँ पे उस टाइम पे वो ट्रेनिंग हो रही है कि जो जस्ट लाइक जैसे एक पीडीएफ या फिर पीडीएफ फाइल कह लें या फिर एक चिप जो भी क्या कहते हैं मोबाइल में पेन ड्राइव या तो उसमें जो पेन ड्राइव होता है उसमें जो हम सेट कर देते हैं वही आप प्ले करते हैं। तो जस्ट लाइक क्या हमारे साथ ऐसा होता है कि वो फिट हो जाते हैं हमारी मेमोरी में और फिर हम उसको ही प्रैक्टिस करते हैं अपने आने वाली लाइफ में। अच्छा सवाल इसके ना ये बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बच्चा पैदा हुआ है ना, ठीक है, हम स्टोरी को अगर स्टार्ट करें अपनी बर्थ से, ठीक है, तो जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसके जो वो यूं समझ लें कि ये मोबाइल की एक चिप की तरह है, ठीक है, तो उसका चिप उसकी बिल्कुल क्लीन है, उस पर कुछ भी नहीं है, ठीक है, नॉट इवन अ सिंगल डॉट, ठीक है, उस पर कुछ भी नहीं है। अब जैसे-जैसे वो उसके सामने रिएक्शंस आ रहे हैं, उसके सामने डीलिंग्स आ रही हैं, वो देख रहा है अपने आस-पास के लोगों को कि जब वो रोता है तो लोग उससे कैसे डील करते हैं, जब वो हँसता है तो लोग कैसे डील करते हैं, लोग आपस में कैसे डील कर रहे हैं, पेरेंट्स आपस में कैसे मिल रहे हैं, मेरे आस-पास के लोग आपस में कैसे मिल रहे हैं, ठीक है? खुशी के मौके पे इंटेंस जो है वो सिचुएशंस में, सैड सिचुएशंस में, ठीक है? chaotic सिचुएशंस में, ठीक है? तो बेसिकली ये सब चीज़ें उसको वो परसीव कर रहा होता है। अब कॉन्शियसली ऑब्वियसली बच्चे का माइंड इतना कॉन्शियसली एक्टिव नहीं होता, पर उसका अनकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है, और वो सब चीज़ें वो परसीव कर रहा होता है, उसके माइंड में वो बैठ रही होती हैं, वो उनको लर्न कर रहा होता है, और वो एक्सप्लोर कर रहा होता है दुनिया को, और उसको लगता है कि जो वो सब कुछ सीख रहा है यही सब कुछ है। अब ये सब क्या हो रहा है, ये उसकी जो चिप है वो बढ़ती जा रही है, वो फिल होती जा रही है, और ये पैटर्न उसके डेवलप होते जा रहे हैं। तभी हदीस में ये भी आता है कि जो इसमें अगर इसको क्रिटिकल देखा जाए हदीस को भी, तो एक टाइम पीरियड एज का दिया हुआ है कि इस एज तक बच्चे को ट्रेन किया जा सकता है अल्लाह के नबी की नहज पे, ठीक है, दैट एज इज मैक्सिमम एट टिल 12-13 ईयर्स, राइट। या अब ये जो एज है, ये एज सारी क्या है, इस पूरी एज में वो चिप भर रही होती है, उस चिप पे डिफरेंट चीज़ें प्रिंट हो रही होती हैं, जा रही होती हैं, उस पर बन रही होती हैं, वो पैटर्न डेवलप हो रहे होते हैं। अब जब वो चिप कंप्लीट हो जाती है एट द एज ऑफ 13 ईयर, वो पैटर्न्स फिक्स हो जाते हैं और फिर वो सारी उम्र हमारे साथ चलते हैं। यस, दिस तो इज हाउ आई थिंक बेसिकली दिस इज दैट वर्क्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ब्रदर मैं आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगी, जस्ट पॉज, टेक अ पॉज। अगर सबा कुछ और आप कंटिन्यू करना चाह रही हैं तो प्लीज़ आप कर लें, अदरवाइज हम फिर भाई को चांस देते हैं कि वो अपना सवाल कर लें। ओके। एक्चुअली वो वाला मुझे एक बात याद आ रही थी कि शायद ये कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है या फिर हदीस की तुम्हें अपने बाप के दीन से हट के मेरे दीन पे आना होगा, कि मतलब कि जो बिल्कुल। तुम्हारी हम्म परसेप्शन जो दुनिया को लेकर बना है हम्म उसको सारे को इरेज करके देन एक नई पर्सपेक्टिव नई हम्म देखने का नज़रिया वो परसीव करना देन ही तुम इस दिन को लेके चल सको, यानी कि वो पूरा एक नज़रिया ही शिफ्ट हो जाता है ना हर चीज़ को लेके, जो आपने भी बोला ना कि अ, हर सिचुएशन को देखने का दो नज़रिया होता है कि एक कोई इंसान है किसी गरीब को देख, लेट्स सपोज कोई झाड़ू लगा रहा है जो सफाई करने वाले होते हैं और एक बच्चा जाता है उसकी मॉम बोलती है कि पढ़ोगे नहीं तो तुम ऐसे बनोगे, और एक बोलती है कि तुम्हें पढ़ के इनके लिए कुछ करना है, तो दोनों तो सेम सिचुएशन हो गई ना, लेकिन परसीव किया दो हाँ, तरीकों से।
हाँ, दोनों मॉम्स ने उसको डिफरेंटली, उसको मदर्स ने उसको बच्चे को डिफरेंटली उसको इंटरप्रेट करके बताया है कि एक ने कहा है कि तुम बड़े होगे नहीं बड़े होगे ना तो इनकी तरह बन जाओगे कि तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो, ठीक है। एक ने बताया है कि दिस इज समथिंग वियर्ड, दिस इज समथिंग नॉट टू डू, ये कोई रिस्पेक्टेबल चीज़ नहीं है, तो तुमने अगर तुम इस नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें सज़ा मिलेगी। एक ने सज़ा के तौर पे उसको बताया, और दूसरी मॉम ने क्या कहा कि ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, तुम बढ़ो, बड़े होके कुछ ऐसा बनो कि तुम इनके इस हार्ड वर्क को इनके लिए आसान कर दो, ठीक है। ये सपोज एक या एग्जांपल दी जाती है कि अक्सर घरों में जब कोई बहुत एजेड औरतें होती हैं जो काम काम वालियां होती हैं, वहाँ पे आती हैं, मेहनत करती हैं अपनी, ठीक है, वो हलाल कमा रही हैं, मेहनत कर रही हैं, लेकिन होता क्या है, दे आर एजेड नाउ, एंड वहाँ पे लोग बहुत फिक्र करते हैं कि ओके हेल्प देम विद समथिंग। जिस तरह से बहुत ही रियल लाइफ एग्जांपल एक केस स्टडी थी कि वो बच्चे को उसकी माँ उस पर ट्रेन करी थी कि जो है वो जिस बुढ़ापे में आपने अपनी माँ का ख्याल रखना है। अब वो कौन सी माँ ट्रेन कर रही थी, वो उस बच्चे की अपनी माँ ही ट्रेन करती, उस बच्चे की अपनी माँ जॉब किया करती थी किसी घर जाके, वो जिनके घर जाती थी काम करने के लिए, वहां पे जो औरत थी वो उनकी उसके बेटे को ट्रेन कर रही थी कि तुम्हारी माँ अब बूढ़ी हो रही है और तुम बड़े हो रहे हो, ठीक है। अब जो बच्चे की अपनी माँ है वो ट्रेन नहीं कर रही है, लेकिन जो दूसरी एक और औरत वहां पे है वो उस लड़के को बता रही है कि तुम अब तुम्हारी माँ बूढ़ी हो रही है, वो अब उसकी एज ज्यादा हो रही है और अब वो काम उसकी हड्डियों में ताकत नहीं है कि वो मजीद इतने मेहनत वाला काम कर सके, तब तुम बड़े हो रहे हो और तुम्हें जिम्मेदारी लेनी है, अपनी माँ का ख्याल रखना है। तो दीज थिंग्स रियली मैटर एक्चुअली, कि हम कौन सा पर्सपेक्टिव कौन सा इंसान को दे रहे हैं, जो उसकी चिप पे कौन सी चीज़ प्रिंट हो रही है और वो लाइफ में आगे जाके वैसे ही बिहेव करने वाला है। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और आई थिंक ये जो इसमें हम सबसे ज़्यादा जो कसूरवार हम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की जो टीम में हैं, हमारी फील्ड में हम सबसे ज़्यादा कसूरवार इसमें पेरेंट्स को समझते हैं। अगर दुनिया इस वक्त इतनी बुरी सिचुएशन में है तो इसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट जो है वो पेरेंट्स को जाता है। जी प्लीज़ नेक्स्ट क्वेश्चन। डेफिनेटली। ठीक, ओके सबा, नाउ वी शुड मूव टुवर्ड्स द ब्रदर जो कुछ सवाल करना चाह रहे थे। जी बस। यस अवैस भाई, आप सवाल कर सकते हैं। अगर फ्लेक्सिबल नहीं है तो चले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ चैट से। ठीक है। अच्छा, चैट में एक क्वेश्चन आया था शुरू में अभी थोड़ी देर पहले, हाउ टू नॉट अब्जॉर्ब अदर्स इमोशंस। ओके, हाउ टू नॉट एब्जॉर्ब अदर्स इमोशंस। ओके, अच्छा, इमोशंस जहाँ पे भी होते हैं, जो एक इमोशनल इंटेलिजेंट इंसान होता है ना, उसका काम सिर्फ ये नहीं होता, ये जो एक पॉइंट हमने इसको वन डायमेंशन में आज पढ़ा है, तो उसके मल्टीपल डायमेंशंस हैं इसमें, और स्पेसिफिकली जो मेजरली यहाँ पे टू डायमेंशंस हैं। एक ये है कि हमारे इमोशंस, और एक वो जो हमारे आसपास जो इमोशंस हैं, आसपास के लोगों के इमोशंस, ठीक है। इन दोनों को हेल्दी वे में डील करना इज बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। और हाउ टू, आपने क्या किया, हाउ नॉट टू एब्जॉर्ब अदर्स इमोशंस, बेसिकली यहाँ पे वही सेम चीज़ है कि व्हेन देयर इज समथिंग जिसको हम अपनी फाइव सेंसेस के थ्रू परसीव कर रहे हैं, चाहे वो हमारे टच से है, हमारी हम आंखों से कर रहे हैं परसीव, हम कुछ देख रहे हैं, हम कुछ सुन रहे हैं, दूसरों के इमोशंस हमें कैसे पता चलते हैं, या तो हम उनको देख रहे होते हैं या फिर हम उनको सुन रहे होते हैं, ठीक है। तो उन इमोशंस को भी, जब हम उस इमोशंस को एज एन इमोशन लेंगे तो वो ट्रबल क्रिएट करेगा, लेकिन जब हम उस इमोशन को अपने क्रिटिकल ब्रेन से गुजार के और उसके बाद उस पर कोई ओपिनियन जनरेट करेंगे, या उसके बाद हम एक थॉट लाएंगे अपने माइंड में कि ओके दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट इमोशन, एंड मैं यहाँ पे मेरा रोल क्या बनता है, जब वो क्रिटिकल ब्रेन से गुजर के और उसके बाद रिस्पॉन्स जनरेट करने की ट्रेनिंग अगर इंसान को मिली होती है, तो फिर ये बहुत आसान हो जाता है कि which emotion should be, treated, or which emotion should not be treated, or you can say that how to deal with that emotion जो हमारे आसपास होते हैं। कैसे, ऑब्वियसली हम जिस सिचुएशन में दुनिया में रहते हैं, यहाँ पे ऐसे बहुत से इमोशंस होते हैं हमारे आसपास जिन पे हमें खामोश रहना होता है कि ओके देयर शुड बी नो रिस्पॉन्स, ओके फाइन, ठीक है, कोई मसला नहीं है, इफ देयर इज समथिंग समवन ट्राइंग, तो ठीक है, उसको उधर रोने दो, नो प्रॉब्लम, हमें नहीं रोना उस पर, हमें उसको वहाँ पे हेल्प आउट करना है, या हमें उसको वहाँ पे उसको वो एक थपकी जो होती है ना, उसको वो देनी है कि ओके फाइन, वी आर विद यू, या इट्स ओके, इट्स रिलैक्स, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। इसी तरह कुछ इमोशंस होते हैं जहाँ पे हमें उनको एड्रेस करना होता है, जहाँ पे हमें उनसे बात करनी होती है, कोई हम पे लाउड हो रहा है, कोई हम पे चीख रहा है, कोई हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे हमें उसको रिस्पॉन्स करना है, या वहाँ पे हमें किस तरह डील करना है उस इमोशन से इफेक्ट हुए बगैर,
ठीक है। अब ये भी एक डिफरेंट स्टोरी है। इट इज ऑल अबाउट ट्रेनिंग कि हम किस तरह से इसको बाईपास करते हैं अपने, नॉट बाईपास एक्चुअली, किस तरह से हम उसको प्रोसेस करते हैं अपने क्रिटिकल ब्रेन से, ठीक है, अपने एनालिटिकल ब्रेन पार्ट से, और फिर उसके बाद हम अपना क्रिटिकलिटी के बाद हम किस तरह उसके अपना एक ओपिनियन जनरेट करते हैं अबाउट दैट पर्सन एंड अबाउट हाउ वी नीड टू रिस्पॉन्ड। ठीक है। इसी तरह बहुत से लोग आजकल, जो एक बहुत बड़ी चीज़ मैं देख रही हूँ, जो हमारी ये जो पूरी एज है, टीन एज से लेके टिल 40 तक, मेरे पास ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी मेजोरिटी है, जिनको केओटिक सिचुएशन में रिस्पॉन्स करना नहीं आता। डिसीजन लेना तो एक दूरी कहानी है, रिस्पॉन्स करना नहीं आता। दे फील फ्रीज, वो फाइट और फ्लाइट मूड में चले जाते हैं या वो फ्रीज हो जाते हैं। ठीक है। वो उसमें उसको उसको डील नहीं कर पाते, उसको फेस नहीं कर पाते। ठीक है। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ आती है कि ओके, टेक अ पॉज, सोचो कि ये इमोशन क्यों आया है। ठीक है। या ये क्या, पहले सोचो ये क्या है, कौन सा इमोशन है ये। ठीक है। इस इंसान को गुस्सा आया हुआ है, या इस इंसान को इस वक्त ये इस इंसान एंशियस हो रहा है। ठीक है। या इंसान बहुत डाउन है या डिप्रेस्ड है, ये इंसान क्या इमोशन है, कौन सा। ठीक है। कौन सा इमोशन ये फील कर रहा है। उसके बाद उस इमोशन को वो क्यों ऐसा फील कर रहा है, क्रिटिकल, देन अगेन क्रिटिकल क्वेश्चन, वो क्यों ऐसा फील कर रहा है, उसको प्रोसेस किया, एंड देन हाउ आई नीड टू एड्रेस इट राइट नाउ इफ आई एम गोइंग टू एड्रेस इट। या मुझे इस पर खामोश रहना है, या मुझे इसको एड्रेस करना है, या अगर मुझे इस पर डिसीजन लेना है तो व्हाट डिसीजन शुड आई टेक। अगर मैं उसको अपने इमोशनल ब्रेन में ही रख के उस इमोशन को इमोशनली फील करके और डिसीजन ले लूँगी, तो ऑब्वियसली फिर वो जाएगा मेरे दोबारा के उसमें, वो मैंने डिस्ट्रक्टिव डिसीजन लिया है, दैट वाज नॉट अ गुड डिसीजन, एंड उस पर फिर एक बहुत फ्यूचर इश्यूज आर द पार्ट ऑफ इट। लेकिन अगर मैंने वही इमोशंस को अपने क्रिटिकल ब्रेन में डाल के उसको थोड़ा सोच के, थोड़ा पॉज लेके, प्रोसेस करके, जिस पे मुझे ट्रेनिंग मिली हुई है, या इस पे मैंने खुद को खुद ट्रेन किया हुआ है, विच इज़ रियली टफ। खुद को खुद ट्रेन करना बहुत ही रेयर केसेस में होता है। मैंने किया है ये, और मैंने उसके बाद रिस्पॉन्स दिया है, तो ये पूरी आपका गेम चेंजर होता है। ये पूरी तरह से आपकी लाइफ की जो स्टोरी है उसको बदल देता है। यस, आई होप मेरा आंसर क्लियर होगा काफ़ी। यस प्लीज़, बेहतर ये है कि आप लोग मुझसे अनम्यूट करके सवाल करें, बिकॉज़ चैट से ज़्यादा जिस तरह से अभी आप लोगों के जो इमोशंस हैं उस सवाल के साथ, वो भी मुझे आप लोगों की वॉइस से, आप लोगों की आवाज़ से, आप लोगों की यू कैन से दैट टॉक की जो इंटेंसिटी है, उसकी रिदम है, उससे पता चलेगी। ठीक है। उसके उस और उससे बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी मुझे कि व्हाट यू रियली वांट टू नो। सो प्लीज़ अनम्यूट, no need to feel shy or no need to feel, you know, like अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा एक क्वेश्चन है कि एक मेरा दोस्त, उसका बिहेवियर इस तरह बन गया कि वो मतलब कि वो इमोशनली मतलब कि नेगेटिव डीप में चला गया, तो वो उससे कैसे बाहर आ सके। मुझे आवाज़ दोबारा एक बार बता दें, वो इमोशनली कहाँ चला गया है। नेगेटिव तौर पर वो डीप में चला गया, डीप मतलब कि ठीक है, ना उसे मतलब इन डेप्थ नेगेटिविटी में चला गया है, वो काफ़ी नेगेटिव हो चुका है, वो काफ़ी जी। ठीक हो गया। तो इसका बेसिकली इसका ये तरीका होता है कि अगेन उसको ये इमोशंस को, दूसरा उसने तरीका ये भी किया, जिस तरह वो कुरान में आएगा ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, वो भी तरीका कर लिया, लेकिन फिर भी नहीं, वापस रिकवर नहीं हो रहा। ठीक है। वैसे आमतौर पे तो इनमें यही होता है कि ऐसे क्लाइंट्स को आप अगर मेरे से कनेक्ट करते हैं डायरेक्टली, तो आई कैन गाइड देम, आई कैन फैसिलिटेट देम ऑन द वे कि इसको, चीज़ों को कैसे डील किया जा सकता है। बिकॉज ये बहुत ही माइनर चीज़ें होती हैं, थोड़ी बहुत टेक्निकलिटी हमें देखनी होती है कि इंसान कहाँ पे मिस्टेक कर रहा है। ठीक है। जिस तरह वही बात है ना, अगर एक जो है वो इंजीनियर का काम है, इंजीनियर का काम अगर आप खुद करने बैठ जाएंगे, तो आप इंजीनियर के लेवल का काम नहीं कर पाएंगे, छोटी छोटी टेक्निकलिटीज़ कहीं ना कहीं आप मिस कर देंगे। ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको हम सॉल्व करें, तो आप उनको मुझसे कनेक्ट कर दें, इंशाल्लाह मैं उनको प्रॉपर से गाइड कर दूँगी।
आमतौर पे होता क्या है कि ब्रेन का ये भी एक पैटर्न है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पे। ये भी एक पैटर्न बन जाता है कि हमने जब एक चीज़ को, जिस तरह मैंने कहा ना कि एक इंसान, जिस तरह एक इंसान होता है, अक्सर हमने देखा होगा कि उसने हर चीज़ में से कुछ ना कुछ नेगेटिव निकाल लेना है, ठीक है। अब वो कॉन्शियसली ये नहीं कर रहा, लेकिन उसकी क्या है, उसकी ब्रेन की हैबिट बन चुकी है। ये ब्रेन की हैबिट बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे हमारी बॉडी की हैबिट्स होती हैं ना। जैसे हमारी बॉडी को अगर बहुत ज़्यादा खाना खाने की आदत है, ठीक है, तो हम फिर वो खाना ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, आदत बना ली है, अब खाना ज़्यादा ही खाते हैं, कम खाने से पेट नहीं भरता, ठीक है, भूख लग जाती है बार बार। बिल्कुल इसी तरह हमारे ब्रेन की भी आदतें होती हैं। अब ब्रेन की आदत बन गई है कि कोई ना कोई नेगेटिव पॉइंट, मतलब पूरी सफ़ेद दीवार अगर नज़र नहीं आ रही और ब्रेन को ऑटोमेटिकली उसको वो एक ब्लैक डॉट दीवार पे नज़र आ रहा है, ठीक है, तो वो आ रहा है, वो उस ब्रेन की हैबिट बन चुकी है। नाउ वी हैव टू ब्रेक दैट हैबिट एंड मेक अ न्यू वन, ठीक है, और अब कंस्ट्रक्टिव वन और पॉजिटिव वन, ठीक है। तो बेसिकली इन सब चीज़ों में मैं आपको एक ओवरव्यू देती हूँ। ऐसे लोगों को मैंने कई दफ़ा हेल्प की है, मेरे पास ऐसे बहुत से क्लाइंट्स आ चुके हैं। होता क्या है, हम उनकी हैबिट्स ही ब्रेक करते हैं, ठीक है, उनकी हैबिट्स को चेंज करते हैं इनटू द हेल्दियर वन, इनटू द पॉजिटिव वन, ठीक है। जिस तरह की हमारी फिजिकली हैबिट होती है, जैसे अगर एक इंसान है जो बहुत देर तक सोता है, ठीक है, 12 बजे दोपहर में, या सुबह 10 बजे जाग रहा है, ठीक है, सुबह जल्दी नहीं अर्ली मॉर्निंग नहीं जाग रहा, ठीक है, तो उसकी हैबिट चेंज करने के लिए हमें कुछ उससे कुछ एफर्ट्स करवानी होंगी, या हमें उससे कुछ गाइड करना होगा। ओके, दिस वे यू कैन चेंज योर हैबिट, ठीक है, इट विल हेल्प यू इन चेंजिंग योर हैबिट वेरी इजीली, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह ब्रेन की हैबिट चेंज करने के लिए भी हम उनको थोड़ा बहुत गाइड करते हैं, कुछ बेसिक गाइडलाइन देते हैं, और वो अपनी हैबिट उनकी चेंज हो जाती है। दैट्स इट, दैट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल। इन इफ वी, यू नो, वी सी दिस इन रिस्पेक्ट टू हैबिट्स, बट यस, वो उस इंसान की लाइफ में बहुत मसले क्रिएट कर रहा होता है, और उसके लिए बहुत बड़ा मसला होता है। तो यस, आस्क हिम, say him to must consult from any of the professional, मुझसे कनेक्ट कर दें, किसी और प्रोफेशनल से कनेक्ट कर दें, इंशाल्लाह ही विल फील बेटर। और या उनसे अब एक और चीज़ सजेस्ट ये भी कर सकते हैं कि जब भी उनके माइंड में किसी चीज़ को लेके कोई नेगेटिव ख्याल आता है, जैसे सपोज कोई आदमी सामने से जा रहा है और उन्होंने कहा है कि ये तो बहुत ही मुझे ना ख़राब आदमी लग रहा है, लाइक सपोज ये मुझे ये लग रहा है, सपोज कोई नशा करके आया है, ठीक है, या मुझे लग रहा है ये इंसान जो है वो अच्छा इंसान नहीं है, तो उसे को वहाँ पे अपने सोच के ना, लाइक दिस इज नॉट अ वेरी गुड एग्जांपल एक्चुअली जो मैं दे रही हूँ, लेकिन चलें कोई भी चीज़ ऐसी जिसके बारे में वो नेगेटिव सोचते हैं, ठीक है, या नेगेटिव उस वक्त थॉट आई है उनको, तो उनसे एक बात कहें कि उस वक्त उस चीज़ के बारे में कॉन्शियसली एक पॉजिटिव कोई बात अपने सोचें और बोलें, ठीक है। जैसे सपोज उन्होंने कहा है कि खाना, आज खाने में नमक बिल्कुल नहीं है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा खाना, सपोज उन्होंने ये एक बात कही है। अब उन्हें कहो इसी खाने में कोई पॉजिटिव चीज़ ऑब्जर्व करें और वो पॉजिटिव बात भी करें। जैसे सपोज खाना देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, अभी क्या किया हमने, हमने पॉजिटिव बात की साथ में, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने ब्रेन की हैबिट को तोड़ने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं, एक नई हैबिट फॉर्मेशन की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो सजेस्ट हिम दैट टिप, एंड अगर उसे फर्क नहीं पड़ता तो यू मस्ट टेक कंसल्टेशन। जी, ठीक है इंशाल्लाह। दूसरा, आपसे कैसे वो डिस्कशन करें? सॉरी बेटा, मैं आपकी बात नहीं समझी। उससे डिस्कशन, अगर उससे आपको आपसे मिलाया जाए तो उसकी डिस्कशन आप साथ ग्रुप में करनी चाहिए। आप मेरा नंबर शेयर कर सकते हैं, आई विल इंशाल्लाह सी दैट के हाउ टू डील विद हिम। ठीक। अगर कोई भी ऐसा इंसान है आप लोगों के आसपास जिससे आप लोगों को लगता है कि शायद इसे कहीं ना कहीं किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की ज़रूरत है, या आप लोगों को खुद अगर लगता है, तो यस यू गाइस कैन इनबॉक्स मी। मेरा नंबर ग्रुप में है, आई एम द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप जिसमें आप सब ऐड हैं। तो आप लोग मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, एंड इंशाल्लाह आई विल हेल्प यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे। जी साहब भैया, प्लीज़ नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर लें तो इंशाल्लाह हम। हम्म। हाँ, इसमें एक फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी कंट्रोल आवर नेगेटिव इमोशंस। एक तो ये हो गया, आई थिंक सो, हाउ वी व्हाई वी फील सैड और इन्फीरियर और सुपीरियर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वी कैन कंट्रोल आवर नेगेटिव इमोशंस। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बहुत क्लियर करूँगी
कि जिस भी पार्टिसिपेंट ने ये सवाल किया है, प्लीज़ एक चीज़ ज़रूर अपने माइंड में रखें कि हम कभी भी इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते, ठीक है? हम इमोशंस को हमेशा मैनेज करते हैं, उनको डील करते हैं, उनको सोचते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है? ठीक हो गया? हाँ, अगर आप मुझे अब ये बताएँगे कि कौन-सा इमोशन है जिसको आप जो है वो कंट्रोल करना चाह रही हैं नेगेटिव इमोशंस में से, तो फिर सबके लिए डिफरेंट वेज़ हैं, ठीक है? और आपकी रियल लाइफ़ प्रेज़ेंस और आपकी रियल लाइफ़ जो एक सिचुएशन है, उसके मुताबिक आपका जो डीलिंग प्रोसेस होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो वी कैन बिल्ड दैट प्रोसेस, वी कैन वर्क ऑन इट, बट येस, एनी इमोशंस कैन बी मैनेज्ड, एनी इमोशंस कैन बी we can deal with any emotion in the best way, in a very healthy way, and that is very easily possible in our real life, ठीक है? तो that is all about skill. जो स्किल हमारे पास होती है हम उसमें उस काम को हम अच्छे से कर रहे होते हैं। तो इसी तरह जब हम इमोशंस पे स्किल्ड हो जाएंगे तो इमोशंस को डील करने में भी बहुत अच्छे हो जाएंगे, चाहे वो फिर वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। और साथ भाई सॉरी, सेकंड क्वेश्चन पढ़ सकते हैं आप प्लीज दोबारा? ओके, सो बेसिकली व्हाई वी फील सैड, इंफीरियर और सुपीरियर। अगर ये पार्टिसिपेंट अनम्यूट करके मुझे सवाल करती तो शायद मैं इनका सवाल ज़्यादा अच्छे से समझ पाती, लेकिन चलें, जितना मुझे समझ आ रहा है मैं इसको आंसर करती हूँ। ऐश, ऐश, ओके, ऐश, ये बेसिकली जो होता है ये हमारी ओल्ड पैटर्न्स पे डिपेंड करता है कि हमने बचपन में क्या सीखा है, चीज़ों को कैसे परसीव करना सीखा है, ठीक है? या किसी के इमोशंस हम पे कितना असर डाल सकते हैं, ठीक है? हम सुपीरियर या इन्फीरियर कब फील करते हैं? जब हमारे आसपास के लोगों के इमोशंस या उनके रवैये हम पे असर डाल रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है? मतलब यू कैन से दैट एक हेल्दी लिमिट से ज़्यादा जब हम पे असर डाल रहे हैं या हमारी परसेप्शन उनके बारे में कंस्ट्रक्ट हो रही है, वो किसी बहुत अच्छी क्रिटिकलिटी से पास नहीं हो रही है वो, ठीक है? और इमोशनल ब्रेन में ही ज़्यादा परसेंटेज उसकी प्रोसेस होके वहाँ पे कन्फ्यूजन ड्रॉ कर लेते हैं हम, तो ही जाके हमें इस तरह के इमोशंस फील होते हैं, ठीक है? अदरवाइज होता है कि एक हेल्दी ब्रेन क्या कहता है, एक हेल्दी ब्रेन जो होता है वो सैड तो होता है, ठीक है? लेकिन वो सैडनेस को कंट्रोल कर लेता है, या वो इन्फीरियर भी समटाइम्स शायद फील करेगा, लेकिन वो उसको यू कैन से दैट कि वो उसका जो एक अल्टरनेटिव है वो बहुत आराम से देख लेगा, या वो उसको समझ लेगा कि ओके, मैंने ये क्यों फ़ील किया है, या मैंने ये किस बात से फ़ील किया था, और मुझे ये फ़ील क्यों नहीं करना है, ठीक है? बिकॉज़ देयर इज़ नो वन हू इज़ इन्फीरियर और सुपीरियर। बेसिकली जो इंसान, हम सब इंसान हैं ना, हम सब 2 आँखें, 2 कान, 1 नाक, 1 मुँह के साथ हम सब जितने भी इंसान हैं, इन सब ख़सलतों वाले, ठीक है? हम सब सेम हैं। हम में कोई भी इन्फीरियर या सुपीरियर नहीं होता है इन रिस्पेक्ट टू आवर बेसिक अपीयरेंस, और इन सम ऑफ द वेरी बेसिक थिंग्स ऑफ लाइफ, ठीक है? हाँ, हम में से कुछ लोग ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, जो हमारी सुपीरियॉरिटी या इन्फीरियॉरिटी बिल्कुल मेज़र नहीं कर सकता ये वाला पैरामीटर। इस तरह हम में से कुछ लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, सक्सेस भी इंसान के हाथ में नहीं है, तो वो भी आपको सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं बनाती है, ठीक है? इसी तरह हम में से कुछ लोग होते हैं जो बहुत फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब फाइनेंस बिकॉज़ इंसान के हाथ में नहीं है, तो वो भी इंसान को सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं बनाती है, ठीक है? देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स, वी कैन फील इट, बट आफ्टर फीलिंग इट, यू शुड मैनेज इट, ठीक है? डोंट फील इट फॉर अ लाइफ टाइम। इसको वहीं पे क्रिटिकली प्रोसेस करें एंड इसको मैनेज करें अपने साथ। ये साथ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप कौन? आप आयशा सीक्रेट हैं? है। सॉरी। आप आयशा हैं? जी, जी, मैं आयशा हूँ। ओके ओके, आयशा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएँ कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। यस आयशा जी, आपने बहुत सारे सवाल किए। आई होप ऐश के नाम से भी आप थी? नहीं, मैंने तो अभी जॉइन किया है। ओके ओके, आप अच्छा, ऐश के मैंने नाम भी से नहीं थी? आपका आई थॉट आप हैं, सॉरी। अच्छा,
मैंने ना ये कहना था कि मैंने अपने चैनल पर आपका लिंक शेयर किया है, तो कोई इश्यू तो नहीं है? No problem, not a problem at all. That is an open session and everyone is invited, so not a big deal. I had a question that there are some people like obviously there are some colleagues and there are so many people around us. तो कुछ लोगों को आता है गुस्सा, बहुत शदीद किस्म का गुस्सा। लाइक Mm-hmm. गुस्सा भी ऐसा कि मतलब कि सर वर फाड़ देने वाला गुस्सा ना, मतलब फाड़ते Mm-hmm. नहीं है, बस ये रह जाता है। तो Mm-hmm. अगर ऐसा है सच एक सिचुएशन कि मैं भी वहीं हूँ और लेट्स सपोज उस पर्सन को गुस्सा आ गया। अब Mm-hmm. मैं तो देखिए ना, मुझे नहीं पता कि गुस्से वाले बंदे को ना किस तरीके से मैं हैंडल करूँ। तो Mm-hmm. हाउ टू हैंडल दैट सिचुएशन कि वो इतने ज़्यादा एंग्री हैं और इतने ज़्यादा ना अपने अंदर ही इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, इतने स्ट्रेस भी हैं। एक तो उनकी स्किन पूरी जो है रेड हो जाती है, बाकायदा Mm-hmm. टमाटर की। तो जो ठीक है। है मुझे ये होता है कि भाई शदीद गुस्से में हैं। तो Mm-hmm. इसे हैंडल कैसे करें इस सिचुएशन को ना, कि उनका भी गुस्सा कम हो जाए और जो बात मुझे कहनी है मैं वो कह दूँ? ठीक है। बेटा पहली चीज़ तो ये है कि जो ऐसा इंसान है, पहले तो उसको वाक़ई में इलाज की ज़रूरत है, अगर गुस्सा इतना ज़्यादा है, ठीक है? क्योंकि ये दिस इज़ नॉट हेल्दी देखो एंगर और इमोशंस जो है ना वो बहुत हेल्दी होते हैं, लेकिन एक लिमिट तक वो हेल्दी होते हैं। अगर वो लिमिट से ज़्यादा है तो फिर वो बहुत अनहेल्दी हैं और वो बिल्कुल या ऐसे हैं कि वो सिर्फ़ आपको तकलीफ़ देंगे, उस इंसान को खुद भी तकलीफ़ देंगे और उसके आस-पास के लोगों को भी तकलीफ़ देंगे। तो दैट शुड बी ट्रीटेड, दैट शुड बी यू नो कंसल्टेड फ्रॉम समवन प्रोफेशनल। तो पहले तो उन इंसान को कंसल्टेशन लेनी चाहिए। सेकेंडली आपने कहा एक्चुअली कि आप कैसे डील करें, ठीक है? यस, यू वांट टू ऐड समथिंग? yeah, that person is hyperactive, I think so, and overproductive. Like इंतहाई जो वो नहीं होते हैं हाइपर एक्टिव पीपल, आपको पता ही होगा किस तरीके के होते हैं। हुँ, हुँ। उनका लाइफ में सब लाइक के ना कोई भी अनहेल्दी चीज नहीं है, लेकिन ठीक पता है, नहीं गुस्सा कहाँ से आता है। ठीक है, कोई भी अनहेल्दी चीज़ नहीं है, बट नहीं है आपने कहा कि वो ओवर प्रोडक्टिव हैं, एक्चुअली तो क्या टास्क, हाँ बहुत सारे टास्क हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ चल रहे हैं, सो मेनी हुँ, थिंग्स। हुँ। बेटा प्रोडक्टिविटी ऑन द इसको देखो, आप इसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देखो। अगर ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ़ की सक्सेस में ना बहुत फ़ोकस्ड है और फ हर वक़्त उस पे काम कर रहा है, ठीक है? उसके बहुत सारे टास्क हैं, उसने एक दिन में बहुत सारे अपने गोल्स रखे हुए हैं, खुद को उसको लग नहीं रहा लेकिन उसने समहाउ खुद को ओवरबर्डनाइज़ किया हुआ है। तो अब एक ओवरबर्डनाइज़ इंसान जिसकी बॉडी थक गई है या जिसका दिमाग थक गया है, उसका दिमाग या उसकी बॉडी अब उसको कहीं न कहीं इरिटेट करेगा, ठीक है? So that is not a that is you can say that it is a productive life but that is not a healthy way to live a life, ठीक है? एक हेल्दी बॉडी और एक हेल्दी माइंड के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक हेल्दी बॉडी भी और हेल्दी माइंड भी हो तो आपको रोज़ थोड़ा टाइम इन दोनों को भी देना होता है। जैसे हम अक्सर जब एक यू नो अपनी डेली लाइफ रूटीन हम सेट कर रहे होते हैं, ठीक है? जब हम लोगों को सेट करवाते हैं, तो उसमें एक चीज़ जो बहुत कॉमन होती है कि हम उनसे कहते हैं कि सबसे पहले अपना ख़्याल रखो। सारे काम हो जाएँगे, सारी दुनिया की सक्सेस आ जाएगी, सारी दुनिया का पैसा भी आ जाएगा, रिलेशनशिप्स भी सारे मेंटेन हो जाएँगे। हम मदर्स को जब कहते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि सारे रिलेशनशिप्स मेंटेन हो जाएँगे, बच्चे भी सही प पल जाएँगे, फैमिली भी जो है वो फैमिली के सारे काम भी हो जाएँगे, फैमिली भी खुश हो जाएगी। आपकी जिस तरह हम जॉब होल्डर को जब कहते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि भई बॉस भी खुश हो जाएगा, प्रमोशन भी हो जाएगी, पैसे भी आ जाएँगे। बिज़नेस के लोगों को कहते हैं कि भई आप के जो है वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ जाएगी, आपका बिज़नेस एस्टेब्लिश हो जाएगा। पहले से पहले कौन आता है? आप खुद। पहले अपना ख़्याल रख लो। अपना ख़्याल रखोगे, जान है तो जहान है, काम सारे हो जाएँगे। अपनी डेली अपनी सोल को थोड़ा टाइम अपनी सोल के लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपने माइंड के लिए, ये एक अक्लमंद इंसान ज़रूर निकालता है, ठीक है? एक ऐसा इंसान जो मोटिवेट तो बहुत है, जो सक्सेस के पीछे तो भाग रहा है, लेकिन वो कहीं न कहीं खुद को बीच में ना खो रहा है, अपने आप को ज़ाया कर रहा है, अगर वो उस अपने आप को इस तरह ओवरलोड कर रहा है तो, ठीक है? तो इस एंड एक्चुअली उनकी ना पर्सनली फैमिली ने आके मुझसे डिस्कस किया कि आप ही कुछ समझा दें। मैंने कहा व्हाट कैन आई डू? वो सुनने के लिए मतलब एक इंसान उसको ही सुना सकता है ना जो सुनना चाहता हो। हुँ, अब हुँ। मैंने दो दफा उनसे बात करने की कोशिश की कि अब इतना तो मुझे नॉलेज है बट आई शुड नॉट डू दैट, क्योंकि वो प्रोफेशनल से तो बात
नहीं करेंगे ना, मुझे पता है। हम्म तो हम्म आई ट्राई टू टेल हिम कि ऐसे ऐसे कर लें, एंड इवन आई शेयर सम टूल्स और कुछ टेक्निक्स मैंने उनसे शेयर की कि आप ये करें, बट ही वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट, और सुनना ही नहीं है। तो हाँ बात ठीक है, मेरी ऐसे भी ही ऐसा सुननी होता है, नो प्रॉब्लम। मतलब अक्सर मैंने जो देखे हैं, जो लोग बहुत फास्ट होते हैं अपनी लाइफ में, दे हैव दैट सॉर्ट ऑफ बिहेवियर, ठीक है, कि अपनी लाइफ में इतने फास्ट हैं कि उनको दिल नहीं कर रहा रुकने का, वो दे डोंट वांट टू स्टॉप, दे डोंट वांट टू टेक अस अ पॉज इन देयर लाइफ, एंड दे डोंट वांट टू हैव सम टाइम फॉर देयर सेल्फ। इनको ये वाली चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो फिर होता है। लेकिन इन चीज़ों का ना hope so, if he has a good diet or has some you can say that space for himself somehow, through his family or somewhere. तो हो सकता है कि हाँ उनके जो है वो लाइफ अच्छी गुजर जाए। वरना मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं आके उनको कैन से दैट ना चाहते हुए भी उनको पॉज लेना पड़ता है, क्योंकि उनकी हेल्थ इतनी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी होती है कि दे हैव टू। ठीक है। यस एग्जैक्टली, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि उनकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो रही है, वट एवर, उनके लिए मतलब मायने नहीं रखता ना वो चीज। तो वी नहीं बेटा, अंडरस्टैंड इसलिए दैट इसलिए हर कितना इंसान जरूरी का समझने का डिफरेंट तरीका है। तो मैंने कहा ना, जिस तरह से कुछ लोग होते हैं वो अपनी बॉडी के सिग्नल्स परसीव कर रहे होते हैं, और वो एक हेल्दी वे भी है, एक इंटेलिजेंट वे भी है कि अपनी बॉडी के सिग्नल्स परसीव कर रहे हैं कि अगर उनको इतना एनॉय फील कर रहे हैं, इतना इरिटेटेड फील कर रहे हैं, तो वो क्यों फील कर रहे हैं? क्या उनकी बॉडी बहुत थक गई है, या क्या उनका ब्रेन बहुत थक गया है, या उनकी सोल अभी बहुत थकी हुई है, क्या हुआ है असल में उनको? ठीक है, दे हैव दैट अंडरस्टैंडिंग, और मैं ऐसे लोगों से मिल चुकी हूँ बिल्कुल। लेकिन मेजोरिटी क्या है, मेजोरिटी को नहीं पता कि वो क्यों फील कर रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या उनको भी रेस्ट चाहिए है। ठीक है, जिस तरह आपने बहुत सी मदर्स देखी होंगी, है। 40-45 की एज तक आके इतना मोटापा आ जाता है उनको, 4-5 बीमारियां पड़ जाती हैं बड़ी बड़ी। ठीक है, कभी खुद की केयर नहीं की होती, सारी उम्र बच्चों की, फैमिली की, ससुराल की, और दुनिया के कामों में और किचन में, और बस घर को सीधा संवारने में लगा देती हैं, एंड दे डोंट हैव टाइम फॉर देयर ओन सेल्व्स। ये हमारी पुरानी जमाएं थी, उन सब ने ये वाले काम किए हैं। तो उनका क्या है, अब वो क्रॉनिकल Yeah, डिजीजेस से सफ़र कर रही हैं। let's talk about solution. Can you give me something like एक जो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, शॉर्ट कोई आप मुझे दें, लाइक एक वन लाइन सेंटेंस के जो मैं कह दूं तो उन्हें कोई मतलब सोच आए कि हाँ वाकई में, एक जुमला ही हो ऐसा जो उनके दिमाग पे लग जाए कि या समथिंग आई एम डूइंग रॉन्ग। यार वैसे आयशा, अगर ये मैं यूँ कहूँ ना, कोई एक सेंटेंस है जो एक इंसान जो इतना फास्ट भाग रहा है उसको रोक देगा, तो ऐसे लोग आमतौर पे, ये बहुत ही अनरियलिस्टिक सी चीज़ है कि वो इंसान किसी एक सेंटेंस से रुक जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ, यू कैन से कि वो किसी किसी बीमार इंसान का, या आप उसे कह सकती हो कि अगर ठीक है, बॉडी के इंजन को अगर आप उसका फ्यूल चेंज नहीं करा रहे, तो फिर वो है ना, सॉरी, गाड़ी के इंजन की, तो आप फ्यूल चेंज नहीं करा रहे, तो फिर आप गाड़ी ने बहुत जल्दी खराब हो जाना है, चाहे आपने नई मर्सिडीज ली हो। ठीक है, तो उसको अगर ये बात आप इस तरह से कहती हैं, एंड कुछ इशारों की ज़ुबान में, या मर्सिडीज़ की एग्जांपल, किसी अच्छी गाड़ी के, उनकी फेवरेट गाड़ी के मॉडल की एग्जांपल देके, या उनकी अपनी गाड़ी की मॉडल के एग्जांपल देके, तो आई होप कि उनको कुछ तो क्लू मिल जाएगा। बाकी उनकी मर्जी है। आई होप, आई डोंट नो, ये अल्लाह बेहतर जानते हैं, उन्हें कब एक बात क्लिक होगी कि यस, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ एज वेल, एंड ही विल स्टार्ट। हाँ हाँ बिल्कुल, मदर्स के बारे में जो मैंने बात करी थी वो यही थी कि मदर्स आमतौर पे खुदा जब ख्याल नहीं रखती हैं, तो उसके बाद वो एक बहुत अपनी एज के, जैसे होता है उनकी एज डिक्लाइन में जा रही होती है, जिस आफ्टर 40 जो है हमारी बॉडी अब डिक्लाइन की तरफ जा रही होती है। ठीक है, दैट इज़ नेचुरल, ह्यूमन यू नो बॉडी, दिस इज़ हाउ बॉडी इज़ कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि वो उनका जो डाउनफॉल होता है वो उनको बहुत बुरी तरह असर करता है, उनकी क्रॉनिकल डिजीज़ स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि कभी ख्याल रखा नहीं होता। ठीक है, ये बिल्कुल उस गाड़ी के मॉडल वाली बात है कि आपने गाड़ी न्यू ली, बहुत शौक से लिया आपने वो गाड़ी, और आपको जो है वो बहुत अच्छी लग रही है, और आपने वो गाड़ी कुछ खूब चलाया है, आपने बहुत उस पर मज़े किए हैं, आप घूमने गए हो, आपने बहुत ड्राइव किया, सब सब चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं, लेकिन आप उस गाड़ी का ख्याल कभी नहीं रखते, उसके इंजन का ध्यान नहीं करते, उसके फ्यूल का ध्यान नहीं करते, उसको पानी गाड़ी में डालना या समथिंग लाइक दैट, जो भी उसकी टेक्निकलिटीज़ हैं, आप उसके ओवरऑल उसकी उसको साफ रखना, उसके
क्या कहते हैं, वॉश करवाना वगैरह, आप इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं कर रहे हो। तो वो गाड़ी तो बहुत अच्छी है और इसमें कोई शक नहीं है, उसका मॉडल बहुत बेहतरीन था, वो बहुत ही एक्सपेंसिव और बहुत अच्छी क्वालिटी की गाड़ी थी, ठीक है? लेकिन वो कितना टाइम गुजारेगी, नो वन कैन गारंटी एनीथिंग, बिकॉज़ आप लोग ख़्याल रख नहीं रहे, तो ऑब्वियसली वो कुछ ही सालों में इतनी ख़राब हो जाएगी, खटारा बन जाएगी, वो बिल्कुल चलाने के काबिल नहीं रहेगी, बिल्कुल चलने के काबिल रहेगी ही नहीं, ठीक है? वो आपके किसी काम की नहीं रहेगी। वो इतनी ख़राब हो चुकी होगी कि आपको उसको कबाड़ में बेचना पड़ जाएगा। तो ह्यूमन बॉडी बिल्कुल ऐसे ही है, जो मोस्टली ख़वातीन जो इश्यू करती हैं, वो शुरू में बिल्कुल ख़्याल नहीं रखती हैं। फैमिली का बहुत सा ख़्याल रखेंगी, घर का, बच्चों का, सबका, लेकिन खुद का बिल्कुल ख़्याल नहीं रखेंगी एंड आफ्टर दैट दे सफ़र अ लॉट। Assalamu alaikum. I have a question. यस प्लीज़, कैन यू प्लीज़ टेल मी योर नेम? उम्मे उमर, मैंने 9 के बाद ज्वाइन किया है, इसलिए मुझे नहीं पता कि पहले क्या बातें हो चुकी हैं। लेकिन रिगार्डिंग तो बच्ची ने जो भी पहले क्वेश्चन किया था उसके ही, इट वाज लाइक जैसे एक बड़ा घर के अंदर होता है जिसको बहुत ज्यादा एंगर इशू होता है, वो प्रोबेबली योर फादर, जो कि हमारा एक कॉमन है, प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी का, कि जहाँ पे वाले जो हैं बहुत स्ट्रिक्ट हैं और बहुत इगोइस्टिक हैं, बेसिकली ही इज अ नार्सिसिस्ट। अब वहाँ पे जो बच्चे होते हैं अराउंड 16, 17, 18 टीन एज, वहाँ पे उन बच्चों के अंदर एंगर इश्यूज बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि एक जगह माँ अगर ये समझा रही है कि बेटा दिस इज द राइट पाथ, यू हैव टू बी ऑन द राइट पाथ, दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग, लेकिन एट द सेम टाइम व्हेन दे लुक एट देयर फादर एंड वहां से कुछ अलग रिस्पॉन्स या कुछ अलग बातें आ रही हों, वो इमोशंस कुछ अलग आ रहे हों, तो दे गेट कंफ्यूज हु दे बिलीव और हाउ टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस और देयर एंगर विद हिज फादर। ठीक है, एग्ज़ैक्टली ऐसे ही है तो बिल्कुल। वहां पे वो बच्चे जो हैं वो एक ऐसी माइंड कॉन्फ्लिक्ट का शिकार होते हैं कि वो ना इधर के होते हैं और ना वो उधर के होते हैं, और उन्हें वो समझ रहे होते हैं कि अगर हम अपने इश्यूज को, हम कह रहे हैं जी ये गलत है, पापा गलत कर रहे हैं, पापा गलत कर रहे हैं, ठीक है, तो अब पापा अगर आगे से ये कह रहे हैं जी आपको तो ये हुक्म ही नहीं है, कुरान ने तो हुक्म नहीं दिया, अल्लाह ने तो आपको इजाजत ही नहीं दी वालिद के आगे बोलने की। अब वहां पे अल्लाह ने कहा है हक का साथ दो, और ये भी कहा है कि वालिदैन को उफ भी ना करो, तो हाउ टू दे हैंडल द सिचुएशन कि वो अपने को, अपने एक्सप्रेशंस को, अपने जज्बात का इजहार कैसे करें, क्योंकि वो जिस तरह भी करेंगे वो तो बदतमीजी के जुमरे में आ जाएगा। तो ये इमोशन को हैंडल करना, इसको जो एकदम से उनके अंदर भी ट्रिगर हो रहा है, दे डोंट नो दैट कि वही एंगर इश्यूज उनके अंदर भी ट्रांसफर हुए हैं, बेशक वो कम हुए हैं या ज्यादा हैं, दैट इज एन अलग इशू ना, लेकिन वो अपने उन इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करें कि वो उनकी बात भी वहां पे डिलीवर, क्योंकि अगर वो बात करेंगे तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, और कॉन्फ्लिक्ट होगा तो एक ब्रोकन फैमिली वाला एक वो हो जाता है, अच्छा, मामला उमर, होता मैं है। आपका सवाल समझ गई हूँ। यहाँ पे ना पहली चीज़ तो ये कि ऐसे बच्चों को एक स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल गाइडेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है? बिकॉज़ ऑब्वियसली उनके पास जो रोल मॉडल है, फादर है, ठीक है? वो ऑब्वियसली कुछ इश्यूज़ फेस कर रहा है अपने बिहेवियर में, अपने एंगर में। हिज़ एंगर इज़ अनकंट्रोलेबल, और यू कैन से दैट एक वो मेल ईगो का थोड़ा-सा इश्यू बीच में है, ठीक है? व्हिच इज़ आई आई अंडरस्टैंड कि हाँ, सोसाइटी में ये इश्यू है, ठीक है? और टीनेजर्स से बहुत सफ़र कर रहे हैं, जो एक उनकी भी थोड़ा अनस्टेबल एक एज चल रही है। अभी उनका कोई सॉलिड ओपिनियन नहीं बना लाइफ़ के बारे में, एंड दे आर जस्ट एक्सप्लोरिंग द लाइफ़, द प्रैक्टिकल थिंग्स। तो यस, होता है ये चीज़। तो उनको बेसिकली तो एक प्रोफेशनल की बहुत गाइडेंस की ज़रूरत होती है, और जो उनको एक्यूरेटली बता सके कि यस, इन विच सिचुएशन, how it works for you, how it is best for you to react or to respond and to deal with that situation, ठीक है? And to make them emotionally intelligent, क्योंकि उसके पैटर्न जो है ना वो बन रहे हैं, लेकिन उसके पैटर्न ऑलरेडी उसके चिप पे बन चुके हैं, ठीक है? ऑब्वियसली। जो उसकी ब्रेन की चिप है, लेकिन उसकी जो फिक्सेशन है ना, ठीक है, उसमें अभी टाइम है, मतलब वो फिक्स इस तरह से, मतलब फिक्स भी काफी हो चुके हैं, लेकिन स्टिल देयर इज अ ही कैन बी फ्लेक्सिबिलिटी. क्योर्ड। Flexibility, a lot of flexibility is there to change them, to modify them, ठीक है?
तो उनको हम बिल्कुल कुछ ना कुछ ट्रेन कर सकते हैं उनके सामने। अगर सपोज जैसा अगर एक फादर, एक इंसान है जिसके सामने 2-3 रोल मॉडल हैं, ठीक है, 2-3 या 2-3 आसपास ऐसे सिंपल लोग हैं, हम रोल मॉडल का नाम वर्ड नहीं यूज करते, 2-3 सिंपल लोग हैं कि जिस तरह उनके अब्बा तो बहुत गुस्सा करते हैं, लेकिन उनके चाचू जो है ना वो अपने इस बिहेवियर में बहुत अच्छे हैं, वो इमोशनली बड़े इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। या इसी तरह उनके जो एक टीचर है ना वो बहुत इमोशनली इंटेलिजेंट है, तब उनके पास एक और बिहेवियर भी आ रहा है, ठीक है। तो समटाइम्स कुछ बच्चे यहाँ से पिक भी करते हैं कि ओके दिस पर्सन इज मोर टुवर्ड्स द अ गुड पर्सन, ये ज्यादा मुझे लग रहा है बिहेवियरली ज्यादा गुड पर्सन है। इसका ये मतलब ये नहीं है कि बाप जो है वो बुरा आदमी है, नो। इसका मतलब ये है कि बाप का जो अब्बा जी का बिहेवियर है ना, ठीक है, वो ज्यादा ट्रेंड नहीं है, और जो टीचर है उसका बिहेवियर बहुत ट्रेंड है, ठीक है। somehow that happened, चाहे वो पास्ट के ट्रॉमाज हैं, पास्ट के जो जख्म हैं उनकी वजह से, या जो भी रीजन है इसके बिहाइंड, क्योंकि मल्टीपल रीजन होती हैं। अब उसका में 2 मॉडल्स हैं तो कुछ बच्चे यहाँ से पिक कर लेते हैं, लेकिन इनकी तादाद बहुत कम होती है ऐसे बच्चों की। तो ज्यादातर बच्चे जो है क्या होते हैं, वो डिक्लाइन तो उनका चला जाता है उस इंसान की तरफ जिसका बिहेवियर उनको अट्रैक्ट करता है, या जिनका बिहेवियर उनको थ्रेट नहीं कर रहा, उनको फियरफुल नहीं कर रहा, जिस तरह के एग्रेसिव इंसान का करता है, वो डिक्लाइन तो हो जाते हैं। लेकिन उनको ये समझ नहीं आता कि हाउ टू इमिटेट दैट बिहेवियर, हाउ टू हैव दैट बिहेवियर, दिस इमोशनल इंटेलिजेंस इन मी टू डील विद द डिफिकल्ट सिचुएशंस ऑफ माय लाइफ। उसके लिए फिर उनको एक ट्रेनर की जरूरत होती है। यहाँ पे उम्र मैं आपको एक चीज, एक टिप जरूर दूंगी कि दिस शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड एवरीवेयर विद योर किड्स एज वेल, कि जब भी कोई इंसान गुस्से में होता है, ठीक है, तो 40 मिनट्स तक उस गुस्से वाली बात पे उसे कोई रिस्पॉन्स ना किया जाए, उस बात पे कोई बात ना की जाए, उसको बिल्कुल डिस्कस ना किया जाए 45 मिनट्स तक, सॉरी 45 मिनट्स, ठीक है। एंड आफ्टर 45 मिनट्स यू कैन ट्राई, यू कैन चेक फॉर द मूड एंड यू कैन ट्राई, बट बिफोर 45 मिनट्स अगर आप कर रहे हैं तो बिल्कुल आप वो यू आर प्लेइंग विद द फायर एक्चुअली, अगर अगर एंगर इश्यूज बहुत ज्यादा है तो। हाँ, अगर वहां पे पहले ही आग बहुत ज्यादा हो और यू कांट वेट 45 मिनट, तब बच्चे क्या करें? हाँ, फिर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए इमोशनल इंटेलिजेंस की, या इमोशनल मैनेजमेंट की, बेसिकली इनिशियली इमोशनल मैनेजमेंट की, ठीक है। जैसे पहले तो वो अपना एंगर जो उनके अंदर जो वो जा रहा है, ठीक है, आसपास के एंगर को स्टोर करने के बाद पहले तो वो उसको यू कैन से दैट कि उसको एक्सेल करेंगे, उसको जो उन्होंने इतना एंगर एब्जॉर्ब किया हुआ, नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब की हुई है, पहले तो वो उसको हील करेंगे, उसको बाहर निकालेंगे, ठीक है, अपने आप की वहां पे हीलिंग करेंगे, और उसके बाद उनको प्रॉपर थ्रू डिस्कशंस, थ्रू यू कैन से दैट उनकी जो उनका क्रिटिकल ब्रेन है ना, अगेन उनका हमने यहाँ बात की है क्रिटिकल ब्रेन की, कि हम किस तरह से अपने इमोशंस को, अपने जज्बात को पहले लेते हैं, ठीक है, उनको होल्ड करते हैं, उनको अपने क्रिटिकल ब्रेन से गुजार के प्रोसेस करके, और फिर हम अपनी रियल लाइफ में कोई रिस्पॉन्स, कोई उस पर हमारी आउटपुट आती है, ठीक है। तो जब इस चीज पे ब्रेन ट्रेन होता है तो ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन इस काबिल हो जाता है कि वो किसी भी तरह की chaotic सिचुएशन में बहुत अच्छा डिसीजन मेकर हो सकता है, बहुत अच्छा उस chaotic सिचुएशन को हैंडल करने वाला इंसान बन सकता है। एंड बेसिकली यू कैन से दैट कि दिस इज आई टीच दैट स्किल टू मैनी पीपल, एंड दैट इज यू कैन से दैट कि ये इस एज में, जिस एज में ये टीन एज है, इसमें सीखना ये काफ़ी आसान हो जाता है, बिकॉज इंसान की एनर्जी बहुत होती है, ऑप्टिमिज्म बहुत अच्छा होता है, ठीक है। एंड उस वक्त एक तड़प भी बहुत होती है कि नहीं मुझे करना है, ठीक करना है, ठीक करना है, सब कुछ ठीक करना है, उस वक्त हमें सब कुछ ठीक चाहिए होता है, ठीक है। तो क्योंकि ये चीज तो उनकी प्रोडक्टिविटी को भी तो वो खा रही है, एग्जैक्टली अंदर ही अंदर एग्जैक्टली वो खत्म वो कर रही है जितना उसको, अपने लेकिन अंदर, दे हाँ डोंट नो दैट येट। हाँ, जितना वो अपने अंदर एंगर स्टोर करते हैं या आसपास से ले रहे हैं और वो उससे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, उतना ही वो अपनी प्रोडक्टिविटी को, अपनी यू कैन से दैट अपनी इंटेलिजेंस को डाउन कर रहे होते हैं। उनका जो एक पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस है जो उनके एकेडमिक वर्क में या उनकी अभी जो उनकी लाइफ है उसमें उनको हेल्प कर सकता है, बिल्कुल वो सप्रेस हो रही होती है। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन। यस, एनीवन एल्स, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन हम डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज चैट में कोई क्वेश्चन है तो साथ भाई आप पढ़ लें, और अदरवाइज वी कैन एंड दैट सेशन टुडे। सॉरी, इसी यस। सिनेरियो से रिलेटेड ना एक चीज मेरे जहन में आई कि जैसे इन्होंने एक सिनेरियो बताया, तो अब इस सिनेरियो में क्या होता है कि अक्सर ना, मतलब अगर कोई बच्चा लाइक एक्सप्रेस करना चाह रहा है, लेकिन देख रहे हैं कि अब्बा जी जो है ना बहुत ज्यादा गुस्से में है, तो हम्म
तो अब वहाँ पे ना कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि आपको सॉफ्ट होना पड़ता है, मतलब बच्चों को सॉफ्ट होना पड़ता है। अब्बा जो तो कहीं से भी सॉफ्ट नहीं होंगे क्योंकि वो गुस्से में हैं, तो बच्चों को सॉफ्ट होना पड़ता है। यहाँ पर ज़्यादातर बच्चों का ईगो, मतलब थोड़े-से ईगोइस्टिक होते हैं बच्चे कि नहीं हम क्यों, मतलब अब्बा जी ही गलत है इस वक़्त, मतलब ऑब्वियसली बच्चों को पता होता है कौन कहाँ पर गलत है। तो ये चीज़ बच्चों के अंदर कैसे बिल्ड की जाए कि अभी इस वक़्त सिचुएशन ऐसी है कि गुस्से में हैं अब्बा जी, तो आप थोड़े-से सॉफ्ट हो जाओ, ये कैसे उनको समझाया जाए? अच्छा, जिस वक़्त बच्चे को ये समझ आ जाती है ना कि इमोशनल मैनेजमेंट इज़ नॉट रिलेटेड टू एज, ठीक है? और हो सकता है ये 80 साल के एक इंसान को भी ना आती हो और 8 साल के बच्चे को आती हो, ठीक है? और हो सकता है कि ये एक इंसान जो है वो 20 साल की उम्र में सीख ले, एक इंसान जो है वो 12 साल की उम्र में सीख ले, ठीक है? और हो सकता है कि जो है वो बच्चे ने सारी उम्र नहीं सीखी और पेरेंट्स ने जो है वो बहुत छोटी एज में सीख ली थी, ये भी हो सकता है। तो बेसिकली जिस वक़्त इंसान को ये समझ आ जाता है ना कि जो इमोशनल जो हमारे जज़्बात के साथ जो हमारी एक रिलेशन होता है, हमारे इमोशंस के साथ जो हमारा एक मैनेजेबल हमारा एक पैटर्न होता है, ये बनाने में, इसको अडॉप्ट करने में के लिए कोई एज लिमिट नहीं है या ये एज पे डिपेंडेंट नहीं है। ये हर इंसान की अपनी इंटेलिजेंस को बूस्ट करने के लिए एक टूल है, अपने आप की पर्सनैलिटी को फुली फंक्शनिंग बनाने के लिए एक टूल है जो बहुत हेल्प करता है, ये पूरा राह हमवार कर देता है आपकी लाइफ की क्वालिटी की, आपकी लाइफ को पॉजिटिव कर देता है, ठीक है? और आपको ये आती है और एक और इंसान इसको नहीं आती है, तो बेसिकली वो अपना फ़ायदा कर रहा होता है उस वक़्त वो सीख के, और जो इंसान नहीं सीख रहा होता है वो खुद का नुकसान कर रहा होता है। तो बेसिकली ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो जिस इंसान को समझ आ जाती हैं, तो उसके बाद वो ये नहीं देखता कि सामने वो खड़ा हुआ इंसान मुझसे एज में कितना बड़ा है या मुझसे एज में कितना छोटा है, या उसका मेरे से रिलेशन क्या है या कोई रिलेशन नहीं है। वो इस वक़्त सिर्फ़ एक कॉम्पिटेंट अच्छे इंसान की तरह अपनी इमोशंस को मैनेज करके उस सिचुएशन को सबके लिए काम एंड रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा होता है, या यूँ कह लें उस लाइफ़ का बेस्ट डिसीज़न उस वक़्त क्या हो सकता है कि किस तरह उस इमोशन को किस डायरेक्शन में लेके जाया जाए, वो ये सारे काम कर रहा होता है, जबकि दुनिया नहीं कर पाती। मतलब यूँ कह लें कि जिस तरह एक गेम है, वो तो गेम खेल रहा है, उसकी बटन्स उसके हाथ में हैं, ठीक है? वो अपने ब्रेन के हवाले से सब कुछ नहीं किया हुआ, वो अपनी लाइफ़ को खुद प्ले करता है, वो अपनी लाइफ़ के डिसीज़न्स अपनी मर्ज़ी से लेता है, उसका ब्रेन उसकी मर्ज़ी से चलता है, ठीक है? लेकिन जो आस-पास के लोग हैं, उनका ब्रेन क्या कर रहा है? उनका ब्रेन उनको चला रहा है, उनका ब्रेन उनको लीड कर रहा है। दे आर नॉट द लीडर्स ऑफ देयर लाइफ़, एक्चुअली देयर ब्रेन इज़ लीडिंग देम, ठीक है? इसी तरह ये जो इंसान है, जो इमोशनली इंटेलिजेंट है, ये अपने ब्रेन को लीड कर रहा है, ये अपनी लाइफ़ को लीड कर रहा है, ही इज़ अ लीडर और शी इज़ अ लीडर, एंड हिज़ ब्रेन इज़ अनेबल टू कंट्रोल हिम और हर, ठीक है? ये कुछ चीज़ें हैं जो समझ आ जाती हैं, तो उसके बाद बच्चे के लिए या किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है टू हैव दैट स्किल, टू लर्न दैट स्किल, एंड to make their quality of life, a more better and more productive. एक्चुअली जो भी आपने कहा ना, ठीक है, वो आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट मुझे वो चीज़ एक 10 साल के बच्चे को समझानी है। तो इन शॉर्ट मैं उसको ऐसे क्या बोलूँ कि वो मेरी इतनी-सी बात समझ जाए? मतलब जो आपने कहा ना वो मैं समझ सकती हूँ, 10 साल का बच्चा, उसको मैं किस तरीके से उसको ये अंडरस्टैंड करवाऊँ? हम्म। ओके, बेटा, इसके लिए ना मुझे फर्दर कुछ डिटेल चाहिए होगी कि वो 10 साल का बच्चा, उसका इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा ना कि आपने अपने जो डोमिनेटिंग आपके सामने एक पर्सनैलिटी है जो बहुत गुस्से में है, तो आपने देखना है कि उसका इंटरेस्ट क्या है। अगर उसका इंटरेस्ट गाड़ियों में है, तो उसकी गाड़ी का जो बेस्ट मॉडल है जो उसके पास अभी इस वक्त है, या उसको वो पसंद है और वो सोच रहा है उसको बाय करने का, ठीक है? या इसी तरह कुछ लोगों को मोबाइल फ़ोन्स में बहुत इंटरेस्ट होता है, या कुछ लोगों को इसी तरह जो है वो यू कैन से दैट कि उनको अपना लुक गुड का बहुत शौक होता है, ठीक है? कुछ लोग होते हैं वो बीमारियों से बस भागना होता है, उन्हें होता है बस हमें कोई बीमारी ना हो, कोई हम बस हेल्दी रहें, ठीक है? इस तरह के जो इंटरेस्ट है ना इंसान के, उनके थ्रू हम उनके जो यू कैन से दैट कि हम उनको उन चीज़ों पे ला सकते हैं कि ओके, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अब वो बात कैसे कन्वे करनी है, हाँ, ये अब उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो इंशाल्लाह आप मुझसे इनबॉक्स में कीजिएगा डिस्कस, मैं आपको ज़रूर इसका रिस्पॉन्स कर दूँगी विद द कंप्लीट डिटेलिंग ऑफ दैट पर्सन जो 10 साल का है या 12 साल का बच्चा है। Yes, anyone else? Any question? और
वी कैन एंड दिस सेशन। बाकी अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को मेरी गाइडेंस चाहिए है and you want some professional guidance, or you want some personal coaching and counseling sessions, you can contact me. मैं ग्रुप में हूँ, मेरा नंबर है। साथ भाई से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप उसको दोबारा मेंशन भी कर दें, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर को ग्रुप में सब मेंबर्स के लिए। एंड you guys can inbox me and you can take help and you can share your situations, and inshallah I'll try my best कि आपको आपकी रियल लाइफ के अकॉर्डिंग जो एक बेस्ट सूटेबल सोल्यूशन है वो प्रोवाइड करूँ। साद भाई, आर यू हियर? ओके, अगर कोई सवाल है चैट में तो प्लीज़ उसको रीड कर लें, हम इसको आंसर कर देती हूँ। एंड आई थिंक कोई और सवाल नहीं है यहाँ पे, तो वी कैन एंड दिस मीटिंग। ज़रूर दे सकते हैं। तो मेनली एक यस। कमेंट था वो नासरा की तरफ से था ये कि मेनली ये हमारे पास शायद जो इमोशंस की इशू आ रहा है, उन्होंने लिखा था कि उस टाइम पे कि रूह की ग़िज़ा का ना होना जो है ये सबसे बड़ा शायद वजह है, इन्होंने ये उसमें लिखा था। इसके अलावा किसी और को कोई फीडबैक हो तो ज़रूर। हाँ साद भाई, ऐसा करें आप ग्रुप को ओपन कर दें चैट को, तो जिसका जो भी फीडबैक होगा, क्वेश्चन होगा, वो वहाँ पे भी कर लें ताकि। एंड बिल्कुल ऐसा होता है। जो लास्ट चीज़ है मैं इसको एड्रेस कर लूँ बस, उसके बाद इंशाल्लाह हम इसको एंड करते हैं मीटिंग को। कि हमारी जो ह्यूमन प्रेजेंस है, इसके बेसिकली दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। एक हमारा फिजिकल प्रेजेंस होती है जिससे हमारी साइकी और हमारा बॉडी आ जाती है, एंड एक हमारा स्पिरिचुअल प्रेजेंस होती है, हमारी रूह। तो इन अ वेरी रियलिस्टिक वे, both of the things affect our quality of life and our our behavior, our emotions, our feelings, our thoughts। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हैं, इनको इफेक्ट कर रही होती हैं, बिकॉज दोनों को कुछ ना कुछ फूड चाहिए। तो जिसको फूड मिलेगा ऑब्वियसली वो स्ट्रांग होगी, वो डोमिनेट करेगी, वो गेम चेंजर होगी, वो लीडर होगी। ठीक है, या फिर यूँ कह लें कि अगर हम दोनों को बैलेंस रखते हैं, दैट इज़ द बेस्ट वे। इट इज़ द बेस्ट थिंग एक्चुअली, जो उसके अल्लाह ताला ने नबी में हुक्म दिया है कि दोनों को बैलेंस रखते हुए अपनी लाइफ को जियो इस दुनिया में। तो ठीक हो गया आई थिंक। रूह क्या होनी चाहिए तो मैं चाहूँगा कि अगर वैसे अनम्यूट करके पूछें या डिटेल में क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। रूह क्या होनी चाहिए या रूह क्या होती है? ओके, वैसे रूह क्या होती है, आई थिंक ये सवाल बनता है ऐसे तो। ठीक है, तो बेसिकली रूह के बारे में इट्स समथिंग अल्लाह ताला ने जितनी हमें इंफॉर्मेशन कुरान में दी है, हमें उतना ही पता है। तो रूह इज़ समथिंग विद इन आर ह्यूमन प्रेजेंस। ठीक है, हम असल में इस पे डिफरेंट लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस हैं। आई होप आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ आवर टुडेज टॉपिक, लेकिन चलिए मैं इसको थोड़ा सा एड्रेस कर देती हूँ कि हम इंसानों के दो प्रेजेंस है ना। एक हमारी बॉडी है और जो ज़मीन से ताल्लुक़ रखती है, और उसको ज़मीन से ग़िज़ा चाहिए होती है, उसको नरिश करने के लिए, अपने आप को मजबूत रखने के लिए। इसी तरह हमारे इंसानों की प्रेजेंस में एक रूह भी है जो आसमान से आई है, जो रूहानी उसकी प्रेजेंस है। ठीक है, और उसका ताल्लुक रूहानी दुनिया से है, और उसको जो उसकी ग़िज़ा है वो रूहानियत से मिलती है, उसको स्पिरिचुअलिटी से उसकी ग़िज़ा मिलती है। एंड इसकी रियल जीती जाती एग्जांपल ये है कि जिस तरह हम मुसलमान हैं, हमें तो दोनों तरह की जो है वो फूड प्रोवाइड करने के लिए अल्लाह ताला ने गाइड किया है प्रॉपर्ली। लेकिन जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो भी ऐसे करते हैं, उस वो योगा करते हैं, मेडिटेशंस करते हैं, उसके थ्रू वो क्या कर रहे होते हैं, अपनी जो जो स्पिरिचुअल उनकी जो प्रेजेंस है वो उसको फीड कर रहे होते हैं, टू हैव अ मेंटेन बैलेंस गुड लाइफ। Basically ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है which we have about the soul, and soul is very crucial part of human presence, जिसको जो एक काफ़ी मेजर रोल प्ले करती है in maintenance of human body and human mind and human life actually। ओके, इसके साथ ही आई होप हम आज की मीटिंग को ख़त्म करते हैं। ग्रुप चैट को आई होप साथ भाई अब आप ओपन कर देंगे इंशाल्लाह, सबको अलाउ करेंगे वहाँ पे अपने मैसेजेस करना है, और हम वहाँ पे फर्दर कोई सवाल हुए, कोई फीडबैक हुई, क्यूरीज हुई, कुछ सजेस्ट करना चाहते हुए, कुछ पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ वहाँ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम आवर साइड। बाकी आप सबकी ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया, एंड इट्स टाइम टू एंड। सो अल्लाह हाफिज़।